सिर्फ चैनल वन न्यूज पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। मोदी पर पहली बार हमलावर हुए राज ठाकरे। कहा, मोदी जहां जाते हैं बस गुजरात का राग अलापते हैं। अगर पीएम बनना है तो सीएम पद छोड़े मोदी। पीएम इन वेटिंग। मोदी ने उड़ाया मनमोहन का मजाक। बोले, पीएम ने सही कहा कि कल अच्छे दिन आने वाले हैं। विकास को लेकर देश में बढ़े स्पर्धा, बीमार राज्य कर रहे हैं तरक्की। दिल्ली विधानसभा में बेहतर प्रदर्शन के बाद लोकसभा चुनाव में भी आप कर सकती है कमाल। बड़े शहरों में चल रही है आपकी लहर। एक सर्वे के मुताबिक कांग्रेस और बीजेपी से आगे है आप। बीजेपी का भी बढ़ता कुनबा। बीजेपी में शामिल हुए येदियुरप्पा, किरण बेदी और संतोष हेगड़े के भी बीजेपी में शामिल होने की खबर। रामदेव भी लड़ सकते हैं हरिद्वार से चुनाव। और मुलायम के गांव सैफई में लगा सितारों का जमघट। तो राज्य सरकार के 17 मंत्री और विधायक विदेश दौरे पर, लेकिन मुजफ्फरनगर में ठंड से मरने वाले मासूमों का दर्द जानने नहीं पहुंची सरकार। नमस्कार, बेबाक बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। देश भर में राजनीतिक पारा गर्म है। हर जगह यही चर्चा हो रही है कि देश में लहर किसकी है, कौन देश की सत्ता संभालेगा। आम जन सोच रहे हैं, क्या नरेंद्र मोदी देश में कमल खिलाएंगे या फिर कांग्रेस के हाथों में देश की तकदीर एक बार फिर होगी। कहीं आम आदमी पार्टी के केजरीवाल इनकी मंशा पर पानी तो नहीं फेर देंगे, क्योंकि 1.5 साल की राजनीतिक पारी में दिल्ली में कांग्रेस का हाथ आम आदमी पार्टी ने काट दिया है। तो देश में किसकी लहर है, आपकी, हाथ की या फिर कमल की। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बहस जोर शोर से शुरू हो चुकी है। पार्टियां अपना अपना दावा ठोक रही हैं, लेकिन सच क्या है? 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद सियासत का समीकरण किस कदर बदल गया है, किसकी तरफ है आवाम का रुख? पहले देखिए ये खबर, बातचीत करेंगे। सियासत का बदलता रुख, बदले रुख का क्या होगा असर? किस पार्टी की है देश में लहर? सियासत के पायदान पर कौन सी पार्टी जाएगी ठहर? पहले आप के खेल में दिल्ली के अंदर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी उभरने के बावजूद सीएम की कुर्सी से हाथ धो बैठी। जब से केजरीवाल सीएम बने हैं, आम आदमी पार्टी को लेकर सियासी माहौल बेहद गर्म हो गया है। केंद्र में यूपीए की सरकार के दूसरे कार्यकाल के कुछ महीने ही बचे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। हालांकि मनमोहन सिंह का मन देश के अगले पीएम के तौर पर रहने का नहीं है। कांग्रेस की तरफ से पीएम पद का उम्मीदवार भले ही तय नहीं हुआ हो, लेकिन दावा जीतने का करते दिख रहे हैं। वहीं मोदी कुर्सी पर बैठने के लिए बेचैन हैं। ये किसी ने नहीं सोचा था कि बीजेपी और कांग्रेस के पीएम उम्मीदवारी के बीच कोई नया नाम इस तरह सामने आने लगेगा। इससे पहले तीसरे मोर्चे की कवायद कई बार फेल हो चुकी है, लिहाजा नए विकल्प की उम्मीद कम थी। लेकिन महज 1.5 साल के अंदर तैयार हुई इस नई पार्टी पर अब सबकी निगाहें हैं। आइए देखते हैं किस पार्टी के कुनबे में कौन कौन शामिल हो रहा है और नए चुनाव के लिए किस किस पार्टी के पक्ष में लहर है और किस पार्टी के खिलाफ है। आप कुनबे में कौन कौन? दिल्ली में धमाकेदार जीत के बाद केजरीवाल सीएम क्या बने? आपके लोगों की उम्मीदें और बढ़ गईं।
मौजूदा वक्त में हुए सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल के कामकाज से देश के करीब 70% लोग सहमत हैं। वहीं दिल्ली में प्रतिशत का आंकड़ा 83% पहुंचा दिखाई दिया, जबकि पीएम पद की दावेदारी में 50% से ज्यादा का आंकड़ा मोदी के पक्ष में जरूर है। लेकिन राहुल और अरविंद में केजरीवाल को कहीं ज्यादा तवज्जो मिल रही है। ऐसे में कई नाम जुड़कर आपके कुनबे को बढ़ाने में लगे हैं। वी बालाकृष्णन, देश की बड़ी आईटी कंपनी इन्फोसिस के बोर्ड मेंबर रहे बालाकृष्णन ने कंपनी के साथ अपने 22 साल के सफर को विराम देते हुए आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। मीरा सान्याल, एंकर और रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड की पूर्व सीईओ और अध्यक्ष मीरा सान्याल ने अपने पद से इस्तीफा देकर आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली। आदर्श शास्त्री, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पोते और कांग्रेस नेता अनिल शास्त्री के बेटे आदर्श शास्त्री ने भी आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। उन्होंने साफ कहा कि उनके पिता और दादा भले ही कांग्रेसी रहे हों, लेकिन वो खुद को कांग्रेस की विचारधारा में फिट महसूस नहीं करते। कैप्टन गोपीनाथ, देश में सस्ती विमान सेवा मुहैया कराने वाले एयर डेक्कन के संस्थापक और कॉरपोरेट जगत की बड़ी हस्ती कैप्टन गोपीनाथ ने भी आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। मल्लिका साराभाई, प्रसिद्ध नृत्यांगना और वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की बेटी मल्लिका साराभाई ने भी आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। अजीत पाल सिंह, साल 1975 में अपनी कप्तानी में भारत को वर्ल्ड कप जिताने वाले हॉकी खिलाड़ी अजीत पाल सिंह भी आम आदमी पार्टी की टीम में शामिल हो गए हैं। आशुतोष, देश के जाने माने पत्रकार और समाचार चैनल IBN 7 के मैनेजिंग एडिटर आशुतोष ने अपने पद से इस्तीफा देकर आम आदमी पार्टी की झाड़ू हाथ में ले ली। चैनल 1 के लिए दिल्ली से गौरव मिश्रा की रिपोर्ट। जी, तो चुनाव से पहले अपना कुनबा बढ़ाने की मशक्कत जो है वो शुरू हो गई है, वो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी। लेकिन खासकर जो कांग्रेस और बीजेपी को इस बार चिंता सता रही है वो है आम आदमी पार्टी का बढ़ता दबदबा, आम आदमी पार्टी का बढ़ता जनाधार। इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। बातचीत करने के लिए सुलेमान मोहम्मद खान जी, नेता कांग्रेस, हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही शेष नारायण सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार। संदीप दुबे जी, नेता हैं आप JDU। फिरोज बख्त अहमद जी, आम आदमी पार्टी नेता, हमारे साथ मौजूद हैं। यशवीर सिंह जी, नेता समाजवादी पार्टी। साथ ही शहजाद चूनावाला, सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे साथ बने हुए हैं इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए। कांग्रेस से शुरुआत करूंगा। सुलेमान मोहम्मद खान जी, क्या लगता है आपको कि कुनबा बढ़ाने की कवायद है, ये किस तरह की तस्वीर देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो फॉलोइंग है वो पूरे मुल्क में है, हर स्टेट में है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हर गांव में है। तो कांग्रेस पार्टी क्योंकि मेजर तौर पे पावर में रही है और पैन इंडिया एक पार्टी है जो 120 साल 25 साल पुरानी पार्टी है, तो कांग्रेस पार्टी अपनी नीतियों के जरिए और अपनी पॉलिसी के जरिए फिर से सरकार में आएगी। हम चुनाव फिर एक अच्छा चुनाव लड़ेंगे। जी, कौन सी नीति, कौन सी पॉलिसी, कुछ चिंता हो रही है इस बार ज्यादा? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले 10 साल के कार्यकाल में, अगर 10 साल की हम बात करें तो राइट टू इंफॉर्मेशन दिया। RTI एक ऐसा हथियार है, अगर आम आदमी पार्टी कहती है कि हमने करप्शन क्रूसेड किया, उसके खिलाफ लड़ाई करी, सबसे पहले लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने शुरू करी। कांग्रेस पार्टी ने राइट टू इंफॉर्मेशन का हथियार, सूचना का अधिकार का हथियार हर नागरिक के हाथ में दिया, जिससे ये मालूम चले कि हर सरकारी विभाग में किस तरह से पैसे का इस्तेमाल हो रहा है, किस तरह से नहीं हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने राइट टू एजुकेशन दिया, जिससे 6 से 14 साल के बच्चों को मैंडेटरी और कंपलसरी एजुकेशन मिले। कांग्रेस पार्टी ने लगता है आपको ये काफी होगा? ये बातें कुछ पुरानी नहीं हो गई, कुछ बासी नहीं हो गई? अगर आप इन बातों को पुराना कहते हैं तो अब कांग्रेस पार्टी ने लोकपाल बिल नहीं, ये तो सब UPA 1 की बातचीत ज्यादा है। इसमें 2 का जो कार्यकाल रहा है और अब आखिरी समय जो रहा है सरकार का, विधानसभा के जो नतीजे रहे हैं, लगता है कि इन बातों से काम चलेगा, जनता मानेगी? बिल्कुल, हमारी ग्रास रूट पे आज भी हमारा कैडर है और आवाम हमसे आज भी मुतासिर है। ये अगर आप सिर्फ दिल्ली चुनाव की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने एक ख्वाब दिखाया है आवाम को, ठीक है, चांद तारे दे आएंगे। अब उनको ला के आवाम को दे दें, तब ख्वाब दिखाना बुरी बात तो नहीं है ना? नहीं, बहुत अच्छी बात है ख्वाब दिखाना, वो ख्वाब पूरा हो जाए, देखते। जी, चलिए ख्वाब की बात करें तो हम बातचीत करेंगे। फिरोज बख्त अहमद साहब हमारे साथ हैं। फिरोज जी,
क्या लगता है अब आपको, ये जो कुनबा बढ़ाने की कवायद है और आम आदमी पार्टी में जिस तरह से नए लोगों के शामिल होने का एक सिलसिला है, बीजेपी लगी हुई है इसी कवायद में, किस तरह से देख रहे हैं कि ये जंग जो है वो कौन सा मोड़ ले रही है? हाँ, देखिए ऐसा है, जहां तक आम आदमी पार्टी का ताल्लुक है, अब सब लोगों को ये पता चल गया कि ये लोग जो वायदे करते हैं उनको ये पूरा भी करते हैं। हालांकि ज्यादा अभी टाइम नहीं हुआ है, 8-10 रोज ही हुए हैं, और जो जो वायदे किए थे उसमें मेजर जो चीजें हैं वो आवाम को दे दी गई हैं। यही वजह है कि पूरे हिंदुस्तान से अब लोग टूट कर जो है आम आदमी पार्टी के मेंबर बन रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात यह है कि अभी मैं अपने सुलेमान भाई को सुन रहा था, जो हमारे कांग्रेस से दोस्त हैं, उन्होंने एक बात कही कि, और वही मैं आपकी बात दोहरा रहा हूं कि सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है। उन्होंने एक बात कही कि हम आने वाले इलेक्शन में यानी 2014 में हम पावर में आएंगे। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से पावर में आएंगे। पूरा सारा सिस्टम इनके खिलाफ है, और बल्कि मैं तो अब ये भी कहता हूं कि जो मोदी जी और उनके हामी ये सोच रहे हैं कि वो पावर में आ जाएंगे और जो एनडीए है, नहीं, सुलेमान जी को इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? अब आप बेहतर जान रहे होंगे, आप तो मुखर विरोधी हैं। नहीं, सुनिए, कॉन्फिडेंस कोई बुराई नहीं है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अपनी पार्टी के चूंकि प्रवक्ता हैं, अगर कॉन्फिडेंस से बात नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं वो पार्टी में उनसे बासपुर से उनका कॉन्फिडेंस है या पार्टी का? लेकिन इस कॉन्फिडेंस में कोई सच्चाई नहीं है, ये खोखला कॉन्फिडेंस है। क्योंकि अब के 2014 में कांग्रेस के चाहे जितना ही बड़ा काडर हो, लेकिन कांग्रेस ने अपने जो वर्कर्स हैं उनके साथ भी कोई अच्छा सलूक नहीं किया। उनके बहुत से वर्कर्स हमसे जुड़ रहे हैं, अलका लामा दिल्ली से हमसे जुड़ी, और भी बहुत से लोग जुड़ रहे हैं। तो कांग्रेस वो कॉन्फिडेंस से बात कर ले, लेकिन सच्चाई यह है कि 2014 में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। और पिछले जो आपने देखा कि राजस्थान में और ये दूसरे स्टेट्स के अंदर भी कांग्रेस नहीं आई, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, और आगे बारी है कांग्रेस की साफ होने की पूरे हिंदुस्तान से। अब अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली हालात ही ऐसे बना दिए कांग्रेस ने, इन्हें इतनी महंगाई कर दी, इतना भ्रष्टाचार कर दिया। वही तारीखी पार्टी, सुनिए एक सेकंड मैं बात पूरी करूं, वही तारीखी पार्टी जो मौलाना आजाद की पार्टी थी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की, गांधी जी की पार्टी थी, सरदार पटेल की पार्टी थी, और भी बड़े बड़े नेताओं की पार्टी थी, उनके रास्ते से ये पार्टी भटक चुकी है। लिहाजा इसकी किस्मत में यही है कि अब ये जनता के दिल में नहीं रही, अब ये सड़क पे बैठ गई। चलिए ठीक है, इन सब चीजों की जो है समीक्षा होती रही है, होती रहेगी। हमारे साथ शेष नारायण सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। बाकी मेहमानों के पास जाऊं इससे पहले आपसे यह सवाल है, शेष नारायण सिंह जी, क्या कुछ दिख रहा है अब जो रुख इस समय राजनीति का नजर आ रहा है? अपना अपना कुनबा बढ़ाने की बातचीत चल रही है, चाहे बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी की, क्या तस्वीर देख रहे हैं आप? नहीं, वो पुराने तरीकों से आज की राजनीतिक परिस्थिति का विश्लेषण करने की गलती कम से कम मैं तो नहीं करूंगा। हाँ। क्योंकि ये जो पार्टी जो सबसे बड़ी चैलेंजर है जी, जो प्रधानमंत्री के रूप में माननीय मोदी जी पिछले साल भर से घूम रहे हैं, राहुल जी अपना खानदानी हक समझते हैं प्रधानमंत्री पद पे, तो उन लोगों की लड़ाई तो अपनी जगह पे चल रही है। बीच में एक पहलवान कूद पड़ा है और वो इनविजिबल है। एक फिल्म देखी थी जिसमें एक कैरेक्टर इनविजिबल होता है, कहीं से आगे ही किसी को कंटाप मार देता है, इनविजिबल मैन, इनविजिबल वो कैरेक्टर है, किसी फिल्म का नाम मुझे नहीं याद है। तो वो जो कैरेक्टर है, नहीं कोई हिंदुस्तानी फिल्म है, ठीक है, उसमें नसीरुद्दीन शाह उसमें इनविजिबल हैं, तो कंटाप मार देते हैं, किसी को एक डंडा लगा देते हैं, चमत्कार। तो ये जो नया इनके यहाँ शिकारी आ गया है, इन लोगों को अंदाज ही नहीं है कि इनको कहाँ से हमला होने वाला है। अब आज के जो सर्वे है उसमें जिन शहरों में ये कहते थे दिल्ली की पार्टी है, लोकल पार्टी है और ये चली जाएगी, और इन्होंने जो डायनेमिक्स ऑफ पॉलिटिक्स है, इनके पूर्वज जो थे महात्मा गांधी, उन्होंने कम्युनिकेशन की दिशा में क्रांति पैदा की। हरिजन उनका अखबार निकलता था, मौलाना साहब का लिलाज निकलता था। सुनिए, नहीं जी मत करिए, सुन लीजिए, कम्युनिकेशन इन्होंने बिल्कुल गड़बड़ किया। ठीक है, बहुत बातें हुई उसमें, सुना गया है उस पे। ठीक है, अब क्या हालात देख रहे हैं आप? नहीं तो जो बता रहा हूं तो पहले सुन तो लो, सुनाइए। हाँ, तो मैं कह रहा हूं कम्युनिकेशन को इन लोगों ने जमींदार जैसे प्रजा को हुक्म देता है। इनके नेता जनसंघ भारतीय जनता पार्टी के नेता और कांग्रेस के नेता उस तरह से बिहेव करने लगे थे, और इस आदमी ने गांधी का, जवाहरलाल नेहरू का जो कम्युनिकेशन के मेथड्स हैं उनको लेके ये सड़क पे निकल पड़ा। महात्मा जी जब चलते थे, जवाहरलाल नेहरू का बीटी का एक उदाहरण है, भाषण देने गए कि वहां पर दफा 144 लग गई, पूरी ऑडियंस को लेके 4 मील दूर दूसरे जिले में चले गए। इन लोगों ने ऐसा कभी सोचा है?
तो ये सारे लोग अपना सब कुछ भूल चुके हैं और वो इन्हीं की जो इतिहास है वहां से नए चैप्टर लेके वो अब शुरू हो चुका है। अब तो इन्हीं के लोगों को लेके वो चुनाव लड़ने जा रहा है और हमें लगता है कि मोदी जी की यात्रा को तो रोक चुका ही है ये। आगे आगे देखिए होता है। मैं एक चीज और बयान कर दूं, थोड़ा सा शेष नारायण जी मैं संदीप दुबे जी के पास चलना चाहूंगा, आप बताइए। हाँ बस मैं कहना चाहता था, आपने शेष नारायण जी ने कहा कि गांधी जी की बात को लेके चल पड़े, नेहरू जी की बात को, मतलब जो उनके उसूल थे, बिल्कुल सही बात है। एक बात मैं कहना चाहूंगा, खास बात इस चैनल से अरविंद केजरीवाल के बारे में, कि महात्मा गांधी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात उन्होंने करी वो ये करी, महात्मा गांधी जब अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तान को आज़ादी देने के लिए निकले थे तो घर से उन्होंने निकाला जवाहरलाल नेहरू बहुत बड़े लॉयर थे, मोतीलाल नेहरू बहुत बड़े वकील थे, उसी तरह से उन्होंने सरदार पटेल को निकाला, वो भी बड़े खानदान से बड़े वकील थे। अरविंद केजरीवाल ने जो निकाला वो आम आदमी को निकाला, आम आदमी को हीरो बनाया और आम आदमी के आगे बढ़ने की वजह से आज पूरे हिंदुस्तान में क्रांति आ चुकी है। आम आदमी पार्टी नहीं, एक क्रांति है, एक इनकलाब है, एक रेवोल्यूशन आ चुका है। चलिए ठीक है, अच्छा मैं आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। संदीप दुबे जी काफी देर से सुन रहे हैं, शहजाद पूनावाला जी हमारे साथ हैं। संदीप दुबे जी, क्या लगता है आपको, आप जिस तरह से कुंबा बढ़ाने की कवायद है, ये किस तरह की जंग नजर आ रही है? देखिए साहब, आंदोलनों से तो नई व्यवस्थाएं जन्म लेती हैं, वो चाहे जेपी के आंदोलन हो या अन्ना के आंदोलन है। इस बात को हम सहज स्वीकार करते हैं। और भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी देश के सामने समस्या है, महंगाई एक बहुत बड़ी देश के सामने समस्या है, और ये चुनाव का विषय होना चाहिए और इसी विषय पे चुनाव भी होना चाहिए। लेकिन मैं बात अभी सुन रहा था, मेरे आपके मित्र कह रहे हैं और शेष नारायण जी ने बहुत अच्छी बात कही खास तौर से। देखिए साहब, मैं जो इस राजनीति को देख रहा हूं वो ये देख रहा हूं कि अभी इस देश में एक और रिवोल्यूशन आने की बारी है। वो रिवोल्यूशन ये है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या आप पार्टियां, इनको देश के नौजवानों में सिर्फ वॉलंटियर दिखता है, इनको देश का नौजवान नेता नहीं दिखता है। अरे अब आम आदमी ऐसे ही महंगाई और बेरोजगारी और गरीबी से तंग है, वो तो अपनी जुबान खोल नहीं पाता। उसके अंदर अगर हम उत्साह नहीं भरेंगे, साहस नहीं भरेंगे, तो समस्या के समाधान के लिए कैसे लड़ने आगे आएगा? तो ये बहुत बड़ा तथ्य प्रश्न है कि आम लोगों की राजनीति में आने की तो बात हो रही है, लेकिन आम आदमी को साहस कैसे आएगा? आज देखिए साहब क्या हो गया है, संयुक्त परिवार होता था, बड़ा भाई स्वतः नेता होता था, आज क्या हो गया कि एकल परिवार हो गए। घर में थोड़ी थोड़ी लड़ाई पे बहनें जो होती हैं आत्महत्या कर लेती हैं, पति जो है घर छोड़ के चला जा रहा है। ऐसे में आप और उस आदमी को वॉलंटियर बना लेंगे अपना और उसको उत्साह से, तो समाज में कैसे लड़ेगा? हमें तो अब इस समय जरूरत है, ठीक है, उनको उनके तरीके से काम करने दिया जाए, परिवार में लड़े। हाँ, आप अपना बताइए। हम तो भाई इसी उद्देश्य पे लगे हुए हैं और हमने पूरे बिहार में नेतृत्व क्षमता पैदा की है और बिहार को बिहार बनाने की कवायद के लिए भी हम काम कर रहे हैं। बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं है, लेकिन आगे निकल के आएंगे, काम करेंगे। चलिए शहजाद जी हमारे साथ है। शहजाद जी, क्या लगता है आपको, आप सबने सबकी बातों को सुना, आपने कौन सी पार्टी किस नीति पर चल रही है, और जो इतिहास और जिस अतीत की बात हो रही है, शेष नारायण सिंह जी ने वो बात कही, फिरोज बख्श साहब ने भी वो बातें कही, क्या उनकी छत्र छाया कहीं अब दिख रही है, और नहीं दिख रही है तो क्यों नहीं दिख रही है, कैसे दिखेगी, क्या ये कवायद हो रही है कहीं? देखिए, मैं शेष नारायण जी की जो बात है उसको ही अलग तरीके से रखूंगा कि जो अब लहर आप कह रहे हैं, आज उससे ही मुद्दा शुरू हुआ है कि लहर किसकी है। लहर दरअसल एक नए राजनीतिक ग्रामर या नए राजनीतिक कम्युनिकेशन की है, और इस बात को शायद आम आदमी पार्टी ने अभी तक तो ठीक तरीके से बयान किया है, पर मुझे थोड़ा सा डर लगता है जब मैं फिरोज खान जी की बात को सुनता हूँ और आम आदमी पार्टी के नेताओं की बातों को सुनता हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी को तो कई साल लग गए उस घमंड में आने के लिए, पर आम आदमी पार्टी को महज 8 दिन में ही वो घमंड चढ़ गया है पावर का। तो शायद उनको ये याद रखना चाहिए कि उनका मैंडेट जो है, ना वो केजरीवाल जी का मैंडेट है, ना आम आदमी पार्टी का मैंडेट है, वो मैंडेट है नए राजनीतिक विचार की। और दूसरी बात मैं ये कह दूं कि मुझे जहां तक लगता है, एक इंडिपेंडेंट नागरिक होने के नाते, कि ये जो नई राजनीतिक भाषा है इसको तब्दील करना है सिस्टम में। अब सिस्टम की जब बात आती है तो इनमें क्या चीजें हो रही है। फिरोज खान जी थोड़ी सुनने की भी तो देखिए, पावर में आने के बाद और जीतने के बाद सहनशीलता भी रखनी जरूरी है। जरा मेरी बात भी सुन लीजिए ना, आपकी तो बहुत बात। ठीक है, आ रहा हूँ संदीप जी, आ रहा हूँ आपके पास। संदीप जी, आपको समय मिलेगा, बात को रख के तो जनता को गुमराह किया है। संदीप जी, आपको समय मिलेगा बाद
बात करने का, आप दूसरों को भी समय दीजिए। देखिए, मैं अभी यहाँ पे जदयू के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, उनके लीडर के बारे में। अब 1-2 मिनट बात सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि सिस्टम की बात करें तो बेहतर होगा। अब तक आम आदमी पार्टी ने जो किया है वो केवल उन्होंने दरें कम की है, उन्होंने सिस्टमैटिक कोई चेंज नहीं किया। लोकपाल बिल इन्होंने अभी तक नहीं लाया। वो कांग्रेस पार्टी के चाहे जैसे भी हो, कांग्रेस पार्टी के नेता ने लोकपाल बिल लाया है। जहां तक करप्शन, जो भ्रष्टाचार मुद्दा बन चुका है, उसको सिस्टमैटिकली फाइट करने के लिए जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन, जैसे इन्होंने सरफराज जी ने बताया है, सुलेमान जी ने बताया है, उसको लाने की बात है, या अभी आने वाले सेशन में और 6-7 विधेयक है उसको लाने की बात है। तो सिस्टम की बात कौन कर रहा है? अब इस मैंडेट को कोई भी गलत ना समझिएगा, क्योंकि लोग जो है बहुत ही बारीकी से देख रहे हैं कि सिस्टम में कौन सुधार लाएगा। केवल ऊपर ऊपर की बातें करने से ये नहीं चलेगा। और दूसरी बात, आम आदमी की बात कर रही है, आम आदमी की बात कर रहे हैं ना। मल्लिका साराभाई आम आदमी है, ना आशुतोष आम आदमी है, ना इनके अलका लांबा जी आम आदमी हैं। ये सारे लोग तो बहुत खास आदमी रह चुके हैं। बातें बिल्कुल आम होनी आदमी चाहिए, किससे जुड़ रहा है वो थोड़ा जमीन पे जाके देखें। इस पर बातें होनी चाहिए। मैं आ रहा हूँ विरोध जी, मैं आ रहा हूँ। यशवीर सिंह जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी नेता जुड़े हुए हैं। यशवीर सिंह जी, क्या लग रहा है, कुनबा बढ़ाने की कवायद जो है वो तेज हो गई है? लोकसभा चुनाव से पहले की मशक्कत किस तरह से देख रहे हैं? क्या कुछ माहौल बन रहा है राजनीति का? देखिए, राजनीति में जो पिछले 4 महीने से जी मीडिया में और उनके सहयोगियों ने, बीजेपी के लोगों ने मोदी 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 देश में एक हवा बनाने का काम किया था, वो आप पार्टी ने उस हवा को रोकने का काम किया। हमारे नेता पहले से ही तीसरे मोर्चे की अगुवाई कर रहे हैं। उनका मानना है कि गैर कांग्रेसी, गैर भाजपाई सरकार बननी चाहिए। और गैर कांग्रेसी, गैर भाजपाई आम आदमी पार्टी भी है। आप समाजवादी पार्टी की बात करिए, तीसरे मोर्चे में वो भी तीसरे मोर्चे में आ सकते। आप क्या समझ रहे थे? आप क्या समझ रहे हैं आप पार्टी के कोई इतने एमपी आ जाएंगे कि वो सरकार बनाने? नहीं, ठीक है सर, मैं तो आपका पक्ष जानना चाह रहा हूं। आम आदमी पार्टी के फिरोज जी हमारे बीच मौजूद हैं। देखिए, राजनीति में कोई भविष्यवाणी करना इतना आसान नहीं होता। जी, आप तीसरे मोर्चे में दावत दे रहे हैं फिरोज जी? तीसरे मोर्चे में आ रहा हूं। सुलेमान जी आपके पास है, बस जल्दी आप। राजनीति में इतनी जल्दी भविष्यवाणी नहीं कर सकते। है ना, सुनिए, अभी तो एक छोटे से पीएम की जंग रोचक हो जाए। उत्तर प्रदेश में आप पार्टी का कहीं कोई ऐसा लहर नहीं दिखाई दे रही। ये भूल जाएं कि तीसरा मोर्चा जो है 10 पार्टियों का मिलकर बनेगा। जब भी जनता दल, ये सारी मुलायम सिंह और मायावती, जब भी इन लोगों ने, कांग्रेस ने मिलकर तीसरा मोर्चा बनाया है, जिन पार्टियों ने भी, उस तीसरे मोर्चे का जो ठीकरा है वो चौराहे पे फूटा है। अगर तीसरा मोर्चा कोई बनेगा, थोड़ा सबर से सुनिए, मैं आपकी बात आप पार्टी का मोर्चा बना है दिल्ली में, सिंगल पार्टी आम आदमी पार्टी का बनेगा, जिससे ठीक है। सुलेमान जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो फिरोज साहब ने ये कहा कि खोखला कॉन्फिडेंस है। हमारा कॉन्फिडेंस खोखला नहीं है। हमने काम किया है, हमने नीतियां बनाई हैं, चाहे राइट टू एजुकेशन की हो या लोकपाल बिल हमने ही पास किया। करप्शन क्रूसेडर हम हैं सबसे पहले। राइट टू इंफॉर्मेशन हम लाए, जो हथियार हाथ में दिया, उसके साथ साथ लोकपाल बिल लाए। आम आदमी पार्टी का मूवमेंट बाद में शुरू हुआ, सबसे पहले करप्शन पे हमने चीजें शुरू करी। तो वो बातें क्यों समझ नहीं आई लोगों को? आरजी का पत्रकार साहब ने जिस बात का जिक्र शेष नारायण सिंह ने भी किया, डायनेस्टी पॉलिटिक्स होती है कि वो डायनेस्टी पॉलिटिक्स करते हैं। 10 साल से कांग्रेस की सरकार है, मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। अगर वो सियासत को अपने घर की बात समझते तो कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता था। माननीय सोनिया गांधी जी भी बन सकती थी, राहुल गांधी जी भी बन सकते थे, लेकिन नहीं, ऐसी बात आप मत करिए। आप एक चैनल पे हैं, कोई रिमोट हाथ में नहीं है। मनमोहन सिंह जी इंडिपेंडेंट प्रधानमंत्री हैं, वो हमें लीड कर रहे हैं फ्रंट से। केजरीवाल का लेकिन वही नेक्स्ट उस पे आ रहा हूँ। आपकी बातें सही हो सकती हैं। और आम आदमी पार्टी के फिरोज साहब यहाँ बैठे हैं, ये आम आदमी पार्टी नहीं है, ये इंडिविजुअल सेंट्रिक पार्टी है, ये केजरीवाल पार्टी है। चलिए, इसमें सिर्फ अकेले जिस दिन वो हट जाएंगे तो आप पार्टी में देखते हैं क्या होगा। चलिए एक ब्रेक ले लेंगे, मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा। पार्टी होती तो खत्म हो चुकी होती है, अभी पता चलेगा। दिल्ली वाले 10 दिन में आप में इतना एरोगेंस है, इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा। आपका फ्यूचर नहीं दिखता साहब, इतना एरोगेंस मैंने किसी में नहीं देखा। मिलाहट और आपकी चलिए इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा मैं। सभी मेहमान बने हुए हैं, ब्रेक से लौटेंगे तो बातचीत करेंगे। सभी मेहमान जो है, शेष नारायण सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, देखेंगे कि आखिर इन नीतियों को, जिन नीतियों की बात
सुलेमान जी कह रहे हैं वो जनता की समझ में क्या नहीं आई, क्या समझा नहीं पाए। आम आदमी पार्टी का जो दावा रहा है कि आम आदमी की बातें अगर कांग्रेस और सरकार मान ली होती तो शायद इस पार्टी का जन्म नहीं होता। एक छोटा सा ब्रेक के बाद बात को आगे बढ़ाएंगे। ऑर्थो इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के पोछा मारा अभी। आइए वो भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं। तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। ख्याल तो रखना पड़ता है। सिर्फ चाहने से क्या, चाहता तो हर कोई ये भी है कि उसके बाल हो लंबे, काले और घने। तो फिर साधारण तेल क्यों? अरे भाई, तेल में औषधीय गुण होंगे तभी तो बाल मजबूत बनेंगे। इसलिए तो मेरा भरोसा है केश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। केश किंग रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपके कुनबे में नए नाम लगातार जुड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी पार्टियां हाथ पर हाथ धरे बैठी हैं, तैयारियां उनकी भी चल रही हैं। आइए देखते हैं क्या हो रहा है बीजेपी और कांग्रेस के कुनबे में। सत्ता पाने की ललक सभी पार्टियों में दिख रही है। एक के बाद एक नए नाम आपके कुनबे में शामिल हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी जोर आजमाइश में जुटी है। बीजेपी के कुनबे में कौन कौन? मोदी के पीएम उम्मीदवारी की लहर का दम भर रही बीजेपी के लिए 3 राज्यों में खुद के मुख्यमंत्री चुनने से जोश बढ़ा है। इसके साथ ही पुराने साथी वापसी कर रहे हैं तो नए साथी कतार में हैं। कर्नाटक में मजबूती के लिए पार्टी में येदियुरप्पा की वापसी हो चुकी है। वहीं किरण बेदी और पूर्व जज संतोष सिंह हेगड़े की बीजेपी में शामिल होने की चर्चा हो रही है। जबकि किसान नेता राजू शेट्टी भी एनडीए के कुनबे में शामिल होकर अगला चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी में किसकी भूमिका अहम? सियासत के इस गर्म माहौल में सब अपनी तैयारी में जुटे हैं। दिल्ली में 15 साल पुरानी सत्ता गंवाने के बाद आप के बढ़ते कदम से कांग्रेस में खलबली है। लिहाजा लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में बड़े फेरबदल करने की तैयारी है। हाल ही में हुई राहुल गांधी के घर बैठक में प्रियंका की मौजूदगी इसका उदाहरण है। सूत्रों की माने तो प्रियंका इस बार चुनाव में बड़ी भूमिका में नजर आने वाली हैं। ऐसे गर्म माहौल में दावेदारी सब ठोक रहे हैं। देश की जनता का मूड बचे हुए 3 महीनों में क्या होगा, आगे पार्टियां इसी मुद्दे पर विचार कर रही हैं। गौरव मिश्रा, चैनल 1 न्यूज। चलिए वही कांग्रेस नेता रीता बहुगुणा जोशी से बातचीत की हमारे संवाददाता आशिफ इकबाल ने। सुनिए क्या कहना है उनका। आप कह रही है कि उसकी लहर है, आप में बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन क्या वाकई ये लहर है? क्या वाकई उनकी ये इस चीजों को वो अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रहे हैं? मैम, आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी जो दिल्ली की पार्टी है वो अचानक देश में भी सक्रिय आज दिल्ली देश की राजधानी है और इस यहाँ के प्रदेश में उन्होंने अपनी सरकार बनाई है। उत्सुकता है, लोग उन्हें भांप रहे हैं, जांच रहे हैं। जो डिबेट्स और चर्चाएं टीवी पे पहले एक तरफा होती थी, अब उनमें कहीं ना कहीं अब एक आलोचनात्मक पहलू भी आना शुरू हो गया है। तो देखिए, मूल्यांकन होंगे, देखा जाएगा। अभी उत्सुकता कहूंगी मैं, लहर नहीं, पूरे देश में उत्सुकता है कि ये पार्टी क्या कर सकती है। तो देखिए, वक्त बताएगा। देश के सबसे बड़े राज्य की आप पार्टी के प्रमुख रही हैं, आपने सभी चीज़ों को बहुत नज़दीकी से देखा है। आपको लगता है कि कोई पार्टी एक प्रदेश की पार्टी हो और वो देश में भी उस तरीके की धमक बनाए, उस तरीके की पहुंच बनाए, उसको आसान लगती है? डगर धमक उतनी नहीं है, मैंने आपसे कहा। उत्सुकता है, लोग जानना चाहते हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक किस तरह से परफॉर्म करते हैं राष्ट्र के विभिन्न मुद्दों पे, इनकी सोच क्या है, इनकी विचारधारा क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रश्नों पर, यह अर्थव्यवस्था के प्रश्नों पर, ये सामाजिक विषयों पर ये क्या सोचते हैं,
इनको अपना पूरा खाका जनता के सामने रखना पड़ेगा। और मैं समझती हूँ राजनीतिक दल 1-2 साल में नहीं, उनको बरसों लगते हैं एक फर्म होने में, मजबूत होने में। तो ये तो अब इनकी कार्रवाई पर निर्भर करेगा। राहुल जी के मुकाबले कोई नजर आता है मैम? मोदी जी थे, अब अरविंद केजरीवाल हैं। किसी से मुकाबला नहीं करते हैं। राहुल जी हमारे नेता हैं। राहुल जी देश के स्थापित नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं, और इसलिए हम उनका मुकाबला किसी से नहीं करते। शुक्रिया मैम। साफ तौर पे रीता जी कह रही हैं कि राहुल जी का मुकाबला किसी से नहीं है और देश में कोई लहर नहीं बल्कि उत्सुकता है, लोगों में उत्सुकता है, जानना चाहते हैं कि आखिर ये नई पार्टी क्या करना चाहती है। मतलब साफ है कि राजनीति में आए हैं तो बहुत सारी परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। कैमरामैन प्रदीप और सहयोगी मुनीस के साथ आशिफ इकबाल, चैनल 1 दिल्ली। जी, और चुनाव से पहले एक लहर होती है, कहा जाता है कि उस लहर में बहुत कुछ दिखता है। क्या कुछ दिखता है? नरेंद्र मोदी के सहारे कहीं ना कहीं बीजेपी है, कांग्रेस में ये बात कही जा रही है कि प्रियंका गांधी भी सामने आने वाली है जिम्मेदारी के तहत। शेष नारायण सिंह जी, क्या लगता है आपको? लहर की बात करें तो किसकी लहर दिख रही है? किस पैमाने पर परखा जाए इसको? भाई कौन ने करवट ली है जी? कोई लहर वहर इन मोदी की और इन राहुल की, सारी पार्टियों की बात कर रहे हैं, मोहताज नहीं होती कोई भी लहर या कुछ भी। ये भी भ्रष्टाचार हटाने की बात करते हैं, कांग्रेस भी, बीजेपी भी और समाजवादी पार्टी भी, सारे लोग भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं, लेकिन उनका विश्वास कोई नहीं करता। एक आदमी आया, मफलर गले में बांधे, एक कुल्ही लगाए और उसने कहा कि हम भ्रष्टाचार हटाएंगे। कौम ने कहा ठीक है, लोगों ने मान लिया। तो उनकी जो क्रेडिबिलिटी है इस वक्त, और वो क्रेडिबिलिटी इन सामंती सोच वाली पार्टियों की, जिनके यहाँ के रामविलास पासवान हमारे माननीय सांसद हैं और उनके बेटे ने पार्लियामेंट को अंदर से कभी देखा नहीं है और पार्लियामेंट्री बोर्ड उनकी पार्टी का उनका चेयरमैन बना दिया जी। यहाँ पे राहुल गांधी हैं जिन्होंने के यानी सीरियस ही नहीं थे पॉलिटिक्स के बारे में। राजीव गांधी जान छुड़ा रहे थे पॉलिटिक्स से, लेकिन उनके माता पिता, उनके माता जी ने उनको दौड़ा कर दिया, भर्ती हो। तो इस तरह के जहाँ इस तरह का जो माहौल, जिस पत्रकार साहब अभी कह रहे थे कि सीरियस नहीं है। राहुल गांधी साहब हमारी पार्टी के लीडर है, वाइस प्रेसिडेंट है संगठन का। इस तरह का आप आपत्तिजनक बयान ना दें, और बिल्कुल सीरियस है पार्टी। बिल्कुल आपत्तिजनक नहीं है और बिल्कुल नहीं। अपनी बात कहाँ गए? किस जुलूस में गए? ना पे बोले बिल्कुल नहीं। आप डिबेट में भी बोलेंगे। ठीक है, उनकी बातें हो सकती है। आप फासिज्म के खिलाफ फिरोज जी ठीक है, आप उनकी बातें रख ले दीजिए। सबकी अपनी बातें, सबका अपना पक्ष है, ठीक है, वो अपनी पार्टी को रख रहे हैं, आप उनका विरोध करिए। एक सभ्यता होती है, हम एक शिकायत नहीं, हमने तो नहीं आपको गाली दी। आप पत्रकार हैं, एक मर्यादा, एक मर्यादा, ठीक है, हमें अनएक्सेप्टेबल है। आपको क्या होगा? आप मत करिए। एक सेंटेंस मैं कहना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, 3 पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव यहां पर हैं। भारतीय जनता पार्टी कैसे इस मुल्क में सरकार बनाएगी? मोदी जी इतने इच्छुक हैं, सिर्फ नॉर्थ इंडिया की या सेंट्रल इंडिया की पार्टी है, चंद स्टेट्स में, कहां साउथ में है वो, कहां ईस्ट में है, कैसे बनेंगे उस सरकार में, किस तरह से आएंगे? और भारतीय शहजाद जी मैं आ रहा हूं आपके पास, फिरोज जी सबको बात मौका दीजिए, सबको कंप्लीट करना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी निहायत कम्युनल पार्टी है। जब भारतीय जनता पार्टी ने कम्युनलिज्म जो इस मुल्क में हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी की ही बीज बोया हुआ है। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, वो अभी सरकार में आई है और आते ही उनमें इतना एरोगेंस और अहंकार है कि इतनी जल्दी संदीप जी और यशवीर सिंह जी के पास आप लोग। प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पे भी कुछ लोग जो बैठे हैं वो मुझसे पूछ रहे थे कि क्या गलत चल रहा है आम आदमी पार्टी में भी। अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, लोगों ने वोट जो दिया है वो पुरानी राजनीति से ऊब कर दिया है। अभी अगर आप लोग नई राजनीतिक जो भाषा है उसको नहीं समझेंगे और वही करेंगे जो पुराने राजनीतिक लोग करते थे
और उसी तरह से आम आदमी पार्टी, देखिए नियत पे किसी की भी खोट हो है ऐसा आलोचना लगाना बिना तथ्य के ये गलत है। हम भी ये आलोचना ना केजरीवाल जी पे लगाए, ना केजरीवाल के लोग गांधी जी पे लगाए, ना भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है उन पे लगाए। हम लोग जो है लोगों की बात करें। अभी आम आदमी पार्टी जो है, जो जंग लगे हुए सारे नेता है, जहां कहीं से भी नेता मिलता है उन्होंने लगा दिया एक बोर्ड कि ओपन फॉर ऑल। कहीं से भी कोई नेता मिलता है पुराना कहीं जंग लगा हुआ, इतना ही खास नेता होता था। जी, ये बात तो खुद अपनी ये बात फिरोज जी से पूछूंगा। अपने इलाके से संदीप जी काफी देर से चुप हैं। अपने संदीप जी आ रहा हूँ, फिरोज जी आ रहा हूँ। आम आदमी पार्टी में जो है नैया में हाथ धो के अपनी राजनीति करने वाले लोग, ये ठीक नहीं है, है ना? किसी को भी उठा के ले लिया जाता है। नहीं तो आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है? मैं अभी आपकी क्रेडिबिलिटी में क्या स्क्रीनिंग कर रहे हैं? फिरोज खान जी, आप स्क्रीनिंग नहीं कर रहे, आप कैंडिडेट आपके सब इस डिबेट में आपकी सरकार। ठीक है शहजाद जी, मेरी और एक बात सुनिए। ठीक है शहजाद जी, और एक बात सुनिए। मेरी और एक बात, ठीक है शहजाद जी बोलने दीजिए। मेरी एक बात सुनेंगे फिर बोलेंगे। हम किसी को भी लेते हैं ना, देखते हैं उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, उसके कैरेक्टर पे अच्छा मेरी बात तो सुनिए, और कोई ऐसी बात नहीं हो जिसकी वजह से वो बदनाम है पब्लिक में। एक नेता हमारे पास आए थे, सुनो शहजाद भाई मेरी बात सुनो, आपके भी नॉलेज के लिए है। एक नेता हमारे पास आए थे, किसी वो 2-3 पार्टियों का तजर्बा ले चुके हैं, कांग्रेस का भी ले चुके हैं, और कांग्रेस ने उन्हें दिल्ली में बहुत बड़ा एक ओहदा भी दिया था। लेकिन यह कि उसके बाद वो समाजवादी में चले गए, दूसरी पार्टी में, अब वो हमारे आम आदमी पार्टी में भी आए। तो हमने ये कहा कि मतलब कि भाई देखिए ऐसा है, आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो सेटिस्फाइंग नहीं है, तो हाथ जोड़ लिए। तो इस तरह से नहीं है कि हर एक को हम उठा के ले लेंगे, बड़ा या छोटा। एक और बात, एक छोटी सी बात, संदीप जी के पास आज एक टाइम्स ऑफ इंडिया में सर्वे छपा है, महज 2000 लोगों के सर्वे छपा है। इसके ऊपर आपको लग रहा है आपको 5100 सीट्स आए, बहुत अच्छी बात है, आपको उससे ज्यादा है, पर कम से कम इतनी तो कुर्बत रखिए कि पहले जो है केरला से लेके कश्मीर तक क्या मुद्दे हैं उस पर एक स्टैंड बनाइए। संदीप जी बहुत देर से कल चेंज हो जाता है। संदीप जी सबको सुन रहे हैं आप, बोलिए जी, बोला जाए जी, बोलिए। आवाज नहीं आ पा रही, एक बार दोबारा से आप क्वेश्चन रिपीट करें। हाँ, मैं ये जानना चाह रहा हूं, सबको आप सुन रहे हैं, जिस तरह से लहर की बात चल रही है, हर पार्टी एक चेहरे के सहारे इसमें कूदना चाह रहा है। चेहरे के सहारे जीत होगी, नैया पार लगेगी, या फिर मुद्दे और नीतियों की भी बात हो रही है यहाँ पर? देखिए, आज बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा, मेरे कांग्रेस के मित्र हैं सुलेमान भाई जी, वो बार बार इतनी तारीफें किए जा रहे हैं राहुल जी की और पूरी कांग्रेस पार्टी की और उसकी नीतियों की। भाई अगर नीति गलत नहीं होती तो आज ये आप पार्टी का उदय नहीं होता सुलेमान भाई। तो ये आज आप आई है, उस सबके जिम्मेदार आप ही लोग हैं। दूसरा, वो वरिष्ठ पत्रकार जी बड़ी अच्छी बात कह रहे थे, हमें बड़ों की बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। जब अच्छी बात कहीं भी हो तो हमें उसे प्रमोट करना चाहिए। देखिए खैर कुछ भी है, मैं आपका प्रवक्ता तो नहीं हूं, लेकिन एक अच्छी राजनीति इस देश में चल रही है। सभी पार्टियां सोचने पे आज मजबूर हैं कि समाज में जो नया वर्ग है, युवा है, वो इस देश की राजनीति को बदलना चाहता है। बदल तो नहीं रहे आप, जेडीयू के हैं। साहब मेरी बात तो जरा सुन लेंगे। अब अगर हम अच्छी बात कहते हैं तो आप हमें किसी और पार्टी से जोड़ लें, ये सही नहीं, लेकिन अच्छी बात जहां भी हो, उसकी शुरुआत जहां भी हो, हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए, किसी भी पार्टी की बिल्कुल होनी चाहिए। और देखिए साहब, ये कांग्रेस और बीजेपी, इन दोनों से ये देश सही मायनों में त्रस्त है। और सपा के मेरे मित्र ने पहले कहा भी है, विकल्प तो आप भी हो सकते हैं, बीजेपी गवर्नमेंट, जो भी सरकार आएगी। साहब राजीव जी सुन लीजिए मेरी बात, भाई लोग लड़ाई कर रहे थे आपस में। अभी आपने एक बात कही, सारी पार्टियां जो हैं, सुन लीजिए बात, सुन लीजिए संदीप जी, मैं बोल रहा हूं, मैंने आपको आराम से सुना है। आपने एक बात कही कि सारी पार्टियां जो हैं इस चक्कर में लगी हैं, चेहरों की राजनीति हो रही है, कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है एक चेहरे की जो कि मोदी का है, कांग्रेस राजनीति कर रही है राहुल गांधी की, और हमारी जो पार्टी है, उस दिन अरविंद ने ये बात साफ कर दी। ये बड़ी अजीब बात है कि लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री कौन बनेगा, कौन बनेगा। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, जरूरी बात ये कि पब्लिक के मुद्दों को कौन तवज्जो देता है, कौन ध्यान से लेता है, सिस्टम को कौन सही करता है। तो अरविंद कभी भी चेहरा बन के नहीं आ रहे हैं, वो अलग बात है। अरविंद एक सिंबल बन चुके हैं, हाँ एक सिंबल बन चुके हैं, निशान बन चुके हैं आम आदमी का, वो अलग बात है। लेकिन अरविंद एक चेहरे के बतौर अरविंद वर्सेस राहुल गांधी या अरविंद वर्सेस मोदी नहीं है, अरविंद एक पूरा एक सिस्टम का नाम। चलिए ठीक है, यशवीर सिंह जी, समाजवादी पार्टी किस स्थिति में अपने को पाती है? जो नीतियां मुलायम सिंह यादव जी की हैं, उत्तर प्रदेश में आप
सरकार चला रहे हैं और उत्तर प्रदेश जो है वो केंद्र की राजनीति में जो है कुर्सी पर कौन बैठेगा उसको तय करने में बड़ी अहम भूमिका निभाता है। नरेंद्र मोदी की बात हो रही है, आम आदमी पार्टी के लहर की बात हो रही है, समाजवादी पार्टी किस हालत में है? समाजवादी का सुपड़ा साफ होगा आने वाले इलेक्शन में। समाजवादी यूपी से जसवीर सिंह जी वहाँ बच्चे मर रहे हैं और जाने देख रहे हैं मुलायम सिंह एंड कंपनी। देखिए प्रदेश बहुत बड़ा है जी, कहीं इंसान नहीं मर रहे, इनको बड़ा भारी गलतफहमी है। इतनी मौत तो हर जिले में हो रही हैं, लेकिन हाँ वहाँ उसका जिक्र करना उससे कोई जाने से कोई समस्या हल नहीं होती। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, उस प्रदेश की समस्या बहुत है। इसलिए एक कल्चरल प्रोग्राम हो गया तो पूरे देश में हाय कराई हो गई। एक बार जाके देखिए आप यशवीर जी वहाँ पर, एक बार आप जाके देखिए। मैं उसी जिले का रहने वाला हूँ, वहीं चलता हूँ। कल आपको लेके जाइए, मेरे साथ चलिए, मेरे साथ चलिए। कल आपको गरम गद्दे देने चाहिए, मेरे साथ चलिए ना। मैं उसी जिले का रहने वाला हूँ। छत देनी चाहिए, आप उनको भेज रहे हैं। कोई तुर्की जा रहा है, कोई हॉलैंड जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। ठीक है, बोलने दीजिए थोड़ा सा। आप पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं आपकी बात बहुत सुन चुका हूँ, आपकी बात बहुत सुन चुका हूँ। ज्यादा बोलने से कोई बड़ा नेता नहीं बनता। जी जी आप बोलिए, आपको भी मेरे साथ चलिए, मैं निमंत्रण देता हूँ। मैं उसी जिले का रहने वाला हूँ जी। अगर उन चीजों से राजनीति तय होती तो राजनीति कहीं और चली गई होती। ठीक है, बोलिए आप। मेरा कहना है कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रांत है, बिहार बहुत बड़ा प्रांत है। अगर आप पार्टी ने दिल्ली में एक चिंगारी जला दी तो इसका मतलब नहीं कोई देश में बहुत बड़ी क्रांति हो गई। उत्तर प्रदेश में आप पार्टी का अच्छी चीज के लिए तो बुराई क्या है उसमें? नहीं, कोई बुराई नहीं। आइए तो सही, उत्तर प्रदेश खुला मैदान पड़ा, दिखाएं कुछ करके उत्तर प्रदेश में। नहीं तो ठीक है, मैं एक सिंपल सा, ठीक है, हमारा कहना है सिंह जी, अगर आप एक सामान्य सा सवाल पूछना चाह रहा हूं, अगर दिल्ली में कामयाब हो सकता है, डॉक्टर लोहिया की राजनीति की बात करते हैं, होगा या नहीं? जी यशवीर सिंह जी, समाजवाद की बात करते हैं, लोहिया की राजनीति की बात करते हैं, आपका समाजवाद कब आएगा? एक कविता मुझे याद आ रही है भोजपुरी की, समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई। क्या समाजवाद अब आप फिल्म अभिनेत्रियों के ठुमकों से आएगा या फिर सैफई महोत्सव से आएगा? इस देश में आप नहीं, ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए। आप प्रोग्राम बहुत चला रहे हैं। अगर समाजवाद में कोई कल्चरल प्रोग्राम नहीं होना, ये कहाँ लिखा है? नहीं, कहीं नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं बाकी होंगे। इनका समाजवाद ये है कि गाना बजाना भी होगा। फुलफुल नेता, उसके बाद उनके बेटे अखिलेश जी वो चीफ मिनिस्टर, उनकी जो बहू है मुलायम सिंह जी की वो पार्लियामेंट में, ये समाजवाद है। पूरा खानदान इनका पार्लियामेंट में पहुंचे या एमएलए बने, इनका समाजवाद ये है, इनका समाजवाद ये है। फिरोज भाई एक बात मैं कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश से 400 एमएलए भी हैं। मैं एक बात ये कहना चाहूंगा, जिस सूबे में, जिस स्टेट में राइट्स हुए हों और स्टेट स्पॉन्सर्ड राइट हुए हों और उस सूबे का मुख्यमंत्री अपने होम टाउन में, होम विलेज में महोत्सव करा रहा हो, सैफई 14 दिन का फेस्टिवल चल रहा हो, कायदे की बात तो ये थी कि वो कंडोलेंस के तौर पे कैंसिल होना चाहिए था और जो आपने धनराशि वहां लगाई है वो मुजफ्फरनगर राइट विक्टिम को देना चाहिए थी। आपकी एक 17 मेंबर डेलीगेशन जिसमें 8 मिनिस्टर हैं समाजवादी पार्टी को, जिसके एक बड़े सीनियर समाजवादी के मिनिस्टर मोहम्मद आजम खान साहब लीड करके यूरोप के 5 मुल्कों के टूर पे गए हैं वहां की पार्लियामेंट्री स्टडीज को पढ़ने के लिए। जिस सूबे का ये हाल हो जहां कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जहां राइट हुए हैं, मर रहे हैं, उन लोगों के मंत्री यूरोप में पार्लियामेंट्री अफेयर्स पहले तो अपने प्रदेश की स्टडी करें। वो जी अगर एक हिंदू मुस्लिम राइट हुआ है 3 महीने पहले, तो क्या कोई महीने पहले हुआ, भूल जाएंगे आप? लोग उसमें बारे में कोई अगर 3 महीने पहले आपके स्टेट में मुलायम सिंह एंड कंपनी ने गुजरात से ज्यादा बुरे हालात किए। बता दूं, मेरे 2 दोस्तों ने बताया, ठीक है, उस मुद्दों पर दुखती रग है, उस पे बातें हुई है। फिरोज जी, आपने इस न्यूज को छुपाया है। गुजरात से ज्यादा बुरी हालत करी है मुलायम सिंह और अखिलेश ने। ठीक है शहजाद जी, देखिए मैं आपको और एक दूसरी बात बताता हूँ कि एक तरीके से हिपोक्रेसी जिसे कहते हैं, यहाँ पे जो भी बैठे हैं सभी लोग मुजफ्फरनगर के लोगों की बात कर रहे हैं। कितने लोग यहाँ से मुजफ्फरनगर गए हैं और वहाँ पे काम किया है? नहीं गए हैं ना? तो एक सेकंड मेरी बात सुन, आप कौन से कैंप में गए उसकी भी डिटेल्स हमें दे दीजिए। बताइए मुझे 5 कैंपों के नाम बताइए आप।
तो आप प्लीज आप मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, देखिए मेरी बात सुन लीजिए आप। नहीं फिरोज का नहीं, आप इनको इंटरव्यू करके आप बोलेंगे सुनने के लिए। फिरोज जी रुकिए, आप सुनेंगे, फिरोज जी आप सुनेंगे, आप सुनेंगे मुजफ्फरनगर की बात सुनिए ना, आप सुनिए। थोड़ा सा धैर्य, हम वहां पे 15-20 दिनों से लगे हुए हैं ब्लैंकेट और वो पहुंचाने के लिए। आप बड़ी बातें मत कीजिए, आप सब लोग बातें सुनिए। जो राजनीतिक नई भाषा नहीं हम नहीं दे रहे, आप दे रहे हैं ना, आप पार्टी वहां पे कोई नहीं। चलिए ठीक है, बात ये है कि एक तरफ है बीजेपी, ये कहते हैं हम भ्रष्टाचार से लड़ेंगे, येदियुरप्पा को इन्होंने आगमन दे दिया। एक है आम आदमी पार्टी, वो भी आजकल कहती है हम आम आदमी की पार्टी है, लेते हैं खास लोगों को। बहुत सारी पार्टियां बहुत सारी चीजें प्रॉमिस करती हैं। बात यह है कि जो राजनीतिक भाषा जो बदल रही है, इसको समझने का मतलब यह है कि आप जो लोगों को चाहिए, डिलीवरी चाहिए, सिस्टम चाहिए चेंज हो, वो कौन देगा और उसकी लहर शेषनारायण सिंह जी आप खास फिरोज जी 2 मिनट और बाकी मेहमानों को भी दीजिए। शेषनारायण सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। मुलायम सिंह जी ने एक बार कहा, ये बात कही कि नरेंद्र मोदी जो है या तो गुजरात में है या टीवी पर है, आम आदमी पार्टी को वो एक बुलबुला बताते हैं। तो क्या उनकी जो नीतियां हैं, अब वो जो उनकी सरकार कर रही है, उसी के भरोसे वो दिल्ली की कुर्सी देख रहे हैं? अरे दिल्ली छोड़ो, यूपी की बचा मैं जी। यूपी कहाँ, उनको क्या इनको बैठे उनके पार्टी के नेता जरा पूछिए कि क्या यूपी में वो 20-22 सीट का परफॉर्मेंस रिपीट कर पाएंगे। खासतौर से जो मुजफ्फरनगर में जो हो रहा है, और मुजफ्फरनगर में इस सरकार की जो गैर जिम्मेदाराना बातें हैं, तो वो तो नॉन इशू है। इशू यहाँ इस वक्त है कि क्या इस मुल्क में 2014 का चुनाव, जैसे 77 के चुनाव ने फासिज्म, जो संजय गांधी और इंदिरा गांधी का जो फासिज्म था उसको रोक दिया था। उसके बाद जो पार्टी जिसने रोका वो तबाह हो गई, वो हमारे लिए नॉन इशू है। क्या ये जो नया फिनोमिनन है, ये उसको नया जो फासिज्म आया है, जो नरेंद्र मोदी की शक्ल में दाखिल हो रहा है, रथ पे चढ़ा चला आ रहा है, नीले घोड़े पे सवार, तो क्या उसको ये रोक पाएगा? ये क्रूशियल। कैसे रुकेगा? कौन? नहीं देखिए, अब इसको हम रोकेंगे। अरे भाई बोलने तो दो यार आप लोग। जी, हर शहर में इनके यहाँ लाइन लगी हुई है। अच्छा, इनकी प्रॉब्लम जैसे 77 में जो लोग यूथ कांग्रेस में 75-76 में थे, जो लोग रिश्वत खा रहे थे, माल काट रहे थे, हफ्ता ले रहे थे, 77 में जनता पार्टी है, सब वही शामिल हो गए। देखिए, हर तथ्य के लिए आपके पास एविडेंस होना चाहिए। कभी आप फासिस्ट कहते हैं, आप हमसे बड़े हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप फासिस्ट कहेंगे, हफ्ता ले रहे थे, बहुत गलत बात है। हर चीज का एविडेंस होना चाहिए। आपने ऐसा संजय गांधी धर्मात्मा थे? नहीं, मैं किसी के बारे में कमेंट आप मत करें, जबान नहीं पकड़ रहा हूँ, आप एविडेंस लाइए। सर आप इतने सीनियर हैं, आप जबान पकड़ लेंगे? नहीं, मैं जबान नहीं पकड़ रहा नहीं, मैं बोलने दे रहा हूँ आपको। आपने हो सकता है शेषनारायण सिंह जी, मेरी बात ठीक है। शेषनारायण सिंह जी एविडेंस बोलने तो देंगे, ठीक है, लेकिन आप दूसरे की आपत्ति को खारिज नहीं कर रहे। आपत्ति किसी को है, उनकी पार्टी को। आपके पास कोई नहीं है उसका। थैंक यू। चलिए धन्यवाद। बिना बोले ठीक है, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। ठीक है, चलिए अगर आपका धन्यवाद, क्योंकि देखिए विचारों की एक आजादी होती है। नहीं, मसला ये नहीं है शेषनारायण सिंह जी, मैं आपका आदर करता हूं, मैं आपका आदर करता हूं, लेकिन टीवी प्रोग्राम की एक गरिमा होती है। रुको शेष जी, देखो ये मेरे कहने से आ जाओ। देखिए ये मेरे दोस्त नहीं, ठीक है, विचार सबके होते हैं, विचार सबके होते हैं, विचार सबके होते हैं। विचारों की आजादी है इस देश में, वो किसी के लिए रोकी नहीं जा सकती है। आपका पक्ष हो सकता है, किसी का विपक्ष हो सकता है, पक्ष विपक्ष दोनों को बराबर की अहमियत है। फिरोज जी मैं आ रहा हूं, लेकिन टेलीविजन प्रोग्राम की एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा के तहत हमको बात रखनी है। और ये अनुरोध मैं सभी मेहमानों से कर रहा हूं, किसी से कोई दुश्मन नहीं। ये चैनल 1 के जो दर्शक देख रहे हैं, वो इतने समझदार हैं, इतने जागरूक और इतने इंटेलेक्चुअल हैं, वो जान रहे हैं कि कौन सा व्यक्ति क्या बोल रहा है, उसका क्या मकसद है। तो इसलिए आप अगर कोई ठीक है शेषनारायण सिंह जी, सबको आपको बोलने का पूरा मौका दिया गया, सबको मौका दिया गया, सबको मौका दिया गया। बीच में अड़ंगा मारता है, ठीक है, वो अपना पक्ष रखें। सम्मान हम नहीं कर रहे हैं, ना हम अड़ंगा मार रहे हैं, हम अपनी बात पे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। आपकी बात पे वो अपनी बात, आपने बात पूरी ठीक है, उनको आप भी बीच में टोक सकते हैं। एक सेंटेंस बोल देंगे। शेषनारायण सिंह जी, आपका, मैं दिन भर खट के आया हूँ, मजदूर आदमी हूँ, उससे किसी दर्शकों को क्या मतलब है? आपके यहाँ बैठा हूँ, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, और उसके बाद आप जो है हम कुछ बोलने लगते हैं, आदमी आपके बीच में कुछ पड़ता है, वो आप कहते नहीं उसको बोलने का हक है। मुझे भी तो हक है। आप तो इनको ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको? नहीं देखिए, मैं किसी नहीं, मेरी बात सुनिए आप, मैं किसी टीआरपी नहीं,
मैं किसी सबको लड़ा करके हंगामा करके टीआरपी बटोरने के लिए नहीं बैठा हूं। एक जेन्युइन बहस होनी चाहिए, एक सार्थक और सकारात्मक बहस होनी चाहिए। इसके लिए नहीं बेइज्जत नहीं, आपसे मैं माफी चाहता हूं इस बात के लिए, लेकिन एक प्रोग्राम की मर्यादा होती है। फिरोज जी, हाँ देखिए, फिरोज जी, मैं प्रोग्राम की मर्यादा की बात चल रही, मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे आशीष जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अब जितने शहजाद हैं ये सब, ये सुलेमान हैं, ये सब और जी हमारे डिफेंस, सारे लोग हम सुलझे हुए लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और मेरे ख्याल से हमारे अंदर इतना पित्ता हमारा बड़ा होना चाहिए, एक दूसरे की बात सुने। अच्छा मेरी बात किसी को बुरी लगती है आराम से सुने, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ, आप ही की बात कह रहा हूँ, मैं आप ही की बात कह रहा हूँ। अपने आर्गुमेंट को फॉर्मुलेट नहीं कर लेता, बीच में आपका एक गेस्ट उसको टपकता है और आप मुझे डांटने। देखिए फिर आप इतने सीनियर आदमी हैं, आप कैसे बात कर रहे हैं? वरिष्ठ पत्रकार है शेष नारायण जी, दर्शक देख रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं? कैसी बात कर रहे हैं? मेरी बात सुनिए, लड़ाई नहीं कैसे? संदीप जी नहीं ठीक, आपको गाली कहा दी, मैं तो आपसे अरे मेरी बात सुनिए संदीप जी, कोई नहीं, संदीप जी हम आपकी ये कह रहे हैं, हम आपकी रेस्पेक्ट कर रहे हैं। राजीव भाई मेरी बात सुनिए, ये सब लोग लड़ना बंद कर जी, बताइए। अरे भाई देखो साहब, वो चाहे शेष नारायण जी हो या सुलेमान भाई हो, फिरोज भाई हो, हम लोग तो बैठे हैं देश के लिए, सब लोग समाज के लिए आगे आए, अपना अपना विचार रख रहे हैं। आज जरूरत क्या है साहब, अच्छी बातों को हम सब लोग प्रोत्साहित करें, वो चाहे कांग्रेस की अच्छी बात हो, बीजेपी की अच्छी बात हो, आपकी बत्ती बात हो, एसपी की अच्छी बात हो, या हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता बैठे हैं, मेरे मित्र शहजाद भाई चुनने वाले हो या शेष नारायण जी हो, तो हम लोग को लड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। देखिए साहब, आज देश जो वाकई बेचैन है, और इस बेचैनी को सबका समाधान चाहिए। युवा बेचैन है, महिलाएं बेचैन है, भारत का हर एक नौजवान बेचैन है, और इसका समाधान चाहिए। इसका समाधान मोदी में नहीं है, इसका समाधान कांग्रेस में नहीं है, इन दोनों पार्टियों से लोग उब चुके हैं। इसका समाधान इन दोनों पार्टियों को छोड़ के एक विकल्प है, उस विकल्प के साथ सब समाधान निकलेगा, और समय आने दीजिए। जी यशवीर सिंह जी, आखिरी प्रतिक्रिया आपसे, साथ ही क्या कोई व्यक्ति विचारों के तहत दूसरे को काटता है तो उसकी एक मर्यादा होती है बातचीत करने की, आप सुन रहे हैं पूरा सबको, यशवीर सिंह जी क्या कहेंगे? देखिए मुझे जल्दी से सर, समय की कमी है कि हमारे साथी जो आज बैठे हैं यहाँ जी, वो एक दूसरे की बात सुनना भी नहीं चाहते वो किसको प्रभावित करना चाहते हैं, इसी प्रभावित करने की बात को लेकर ही आज पार्टियों की इतनी बुरी हालत है जी। हम अगर अपना मूल्यांकन सही नहीं कर सकते तो देश की समस्याओं का मूल्यांकन भी हम करने में असमर्थ होंगे। शहजाद जी जल्दी से, इसलिए ठीक है, आने वाले समय में ना कांग्रेस की सरकार बनने वाली है ना बीजेपी की जी, ये सब जानते हैं, और कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। शहजाद जी जल्दी से, तीसरे मोर्चे की अहम भूमिका रहेगी। चलिए देखने वाली बातें होंगी। इसलिए मैं ये कहूंगा कि जनता जो है वो सभी चीज़ों को देख रही है, और ना केवल राजनीति में जो लोग हैं बल्कि हर जो विषय में लोग हैं, चाहे वो मीडिया में भी हो, सभी को सहनशीलता के साथ ही पेश आना चाहिए एक दूसरे की तरफ, और जो ये बात को समझेगा और जो सही मायनों में इस बात को इम्प्लीमेंट करेगा वही पार्टी की लहर दौड़ेगी, क्योंकि लोग बड़े स्मार्ट हैं। आम आदमी पार्टी को भी घमंड आ जाएगा तो उनकी अच्छी मुहिम। बहुत शुक्रिया आप सभी का। बेबाक बहस में मकसद हमारा ये होता है कि बेबाक सवाल किया जाए, किसी का अनादर करना कोई हमारा मकसद नहीं था। शेष नारायण सिंह जी, आपसे भी मैं माफी चाहता हूं, लेकिन विचारों की आजादी सबको है, आपका विरोध करने का सबको है। बहुत शुक्रिया आप सभी का। बेबाक बहस में आज इतना ही, नमस्कार। आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी, आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है, आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए, आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना।
केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। अब आप वापस आए हैं तो अब इस समय बहुत सारे चेहरे हैं, तो कैसे लगता है आपको 2014 का चुनाव अब नजदीक है, कैसे आप भारतीय जनता पार्टी को फिर से स्थापित करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर? खासतौर 2014 लोकसभा का चुनाव देश की राजनीति में बड़ा भारी टर्निंग पॉइंट बनने जा रहा है। 2014 के चुनाव के बाद देश की राजनीति की दिशा बदलेगी, इसकी दशा भी बदलेगी। एक नए प्रकार की राजनीतिक क्रांति होगी, सामाजिक क्रांति होगी और आर्थिक क्रांति भी होगी। और इस नाते से भारतीय जनता पार्टी को अपनी बाबत की सरकार बनाने के लिए एड़ी चोटी का पसीना एक करना पड़ेगा और वैसी परिश्रम भाजपा के सभी कार्यकर्ता कर भी रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस पार्टी की बात करें, हर कोई अल्पसंख्यक का एक तबका लगाता है और उसके आगे फिर वो लोग जो भी उनकी जो मंशा है वो इस समय है कि मुसलमानों को खुश करना है। कल्याण सिंह जी जो है अगर बात करें वो हिंदूवादी राजनीति नहीं करना चाह रहे लेकिन हिंदुओं के पक्ष में रहना चाहते हैं। कई माना जाए कि क्या हिंदू जो है इस देश में कहीं ना कहीं अलग थलग पड़ गए, उसके लिए कोई नहीं खड़ा होना चाहता है? ये जो बहुत ही गंदी राजनीति पैदा हो गई है वोटों की खातिर तुष्टीकरण वाली नीति। कांग्रेस भी मुस्लिम तुष्टीकरण, सपा भी मुस्लिम तुष्टीकरण, बसपा भी मुस्लिम तुष्टीकरण। जैसे कि मान लो कि यहाँ का हिंदू 2वें दर्जे का नागरिक बना के रख दिया है और इसी के कारण से देश की समस्याएं खड़ी हो रही हैं, इसी के कारण से वैमनस्य पैदा हो रहा है और इसी के कारण से दंगे भी हो रहे हैं। देखिए खास बात यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के साथ इस रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। राजनीति के बदलते चेहरे, सत्ता का नया समीकरण, भावनाओं की आंधी से लोकतंत्र में विश्वास ढूंढती जनता, खबरों की असल हकीकत पर जिम्मेदारी की साख, हर खबर है यहाँ खास, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं चैनल 1 न्यूज, खबरों में एक कदम आगे। देश के हर राज्य की हर छोटी बड़ी खबरों का लेखा जोखा, खबर प्रदेश, देखिए रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर, खबरों में एक कदम आगे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। मोदी पर पहली बार हमलावर हुए राज ठाकरे, कहा मोदी जहां जाते हैं बस गुजरात का राज अलापते हैं, अगर पीएम बनना है तो सीएम पर छोड़ दो मोदी। पीएम इन वेटिंग, मोदी ने उड़ाया मनमोहन का मजाक, बोले पीएम ने सही कहा कि कल अच्छे दिन आने वाले हैं, विकास को लेकर देश में बड़ा कंपटीशन, बीमार राज्य कर रहे हैं तरक्की। दिल्ली विधानसभा में बेहतर प्रदर्शन के बाद लोकसभा चुनाव में भी आप कर सकती है कमाल, बड़े शहरों में चल रही है आपकी लहर। एक सर्वे के मुताबिक कांग्रेस और बीजेपी से आगे है आप। बीजेपी का भी बढ़ता कुनबा, बीजेपी में शामिल हुए येदियुरप्पा, किरण बेदी और संतोष हेगड़े के भी बीजेपी में शामिल होने के संकेत। रामदेव भी लड़ सकते हैं हरिद्वार से चुनाव।
और मुलायम के गांव सफाई में लगा सितारों का जमघट। तो राज्य सरकार के 17 मंत्री और विधायक विदेश दौरे पर, लेकिन मुजफ्फरनगर में ठंड से मरने वाले मासूमों का दर्द जानने नहीं पहुंची सरकार। नमस्कार, मैं हूं ललित खजुरिया। पहली बार चुनावी मैदान में उतरे दिल्ली की सत्ता पर काबिज आपसे लोगों को लोकसभा चुनावों में काफी उम्मीदें हैं। एक सर्वे के मुताबिक देश के मेट्रोपॉलिटन शहरों के लोग चाहते हैं कि आप आगामी लोकसभा चुनावों में भी उलटफेर करें। हालांकि इनमें से ज्यादातर लोग नरेंद्र मोदी और राहुल को प्रधानमंत्री पद के लिए बेहतर विकल्प मानते हैं। दिल्ली के बाद देश की गद्दी पर आपकी नजर। देश में बह रही है आपकी बयार। पूरे देश में चलेगा आपका जादू। पहली बार चुनाव मैदान में उतरते ही दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई आम आदमी पार्टी से लोगों को अगले लोकसभा चुनाव में भी उम्मीदें बढ़ने लगी है। जनता को एक नया विकल्प दिखने लगा है, क्योंकि एक अखबार के सर्वे में कुछ ऐसा ही झलक देखने को मिला है। सर्वे के मुताबिक देश के टॉप 8 शहरों में 44% लोग आपको वोट करना चाहते हैं, जबकि 27% लोगों का मानना है कि वो आपके पक्ष में वोट कर भी सकते हैं या नहीं भी। उनका वोट उम्मीदवार के छवि पर निर्भर करेगा। ज्यादातर लोग चाहते हैं कि आप 2014 के लोकसभा चुनाव में भी बड़े उलटफेर करें। महज 1 साल पहले अस्तित्व में आई आम आदमी पार्टी का क्रेज काफी तेजी से बढ़ रहा है। खासकर बड़े शहरों में तो आपका जादू चल गया है। आपके केजरीवाल की लोकप्रियता राहुल से ज्यादा हो चुकी है। मेट्रो शहरों में 25% लोग केजरीवाल को पीएम के रूप में देखना चाहते हैं, जबकि राहुल को सिर्फ 14% लोग ही पीएम पद पर पसंद करते हैं। हालांकि इनमें ज्यादातर लोग नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए बेहतर विकल्प मानते हैं। देखिए, समय समय पे सर्वे आएंगे। अब तो जो कांग्रेस के कुशासन और करप्शन के खिलाफ क्रांति का माहौल है, और उसके साथ ही साथ जो है वो जो सुशासन का समुद्र मंथन चल रहा है, उस समुद्र मंथन में विभिन्न सर्वे, विभिन्न रुझान आएंगे। लेकिन निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सुशासन का झंडा बुलंद होगा। ये आने वाले दिनों में दिखेगा। दरअसल ये ओपिनियन बड़े शहरों में की गई। ओपिनियन पोल में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद की जनता से की गई थी और आगामी लोकसभा चुनाव के बारे में राय मांगी गई। सर्वे में भाग लेने वालों में से 1/3 जनता का मानना है कि आप इन चुनावों में 26 से 50 सीटें जीतेगी, जबकि 26% लोगों का मानना है कि यह पार्टी 51 से 100 सीटें जीतेगी। 11% लोगों का मानना है कि आप 100 से ज्यादा सीटें जीतेगी। पीएम पद की पसंद के मामले में मोदी अभी भी दूसरे संभावित उम्मीदवारों से काफी आगे हैं। सर्वे में शामिल 58% लोग मोदी को, 25% केजरीवाल को और 14% लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद पर देखना चाहते हैं। सर्वे में कुल 2015 लोगों की राय ली गई, जिसमें 18 से 45 साल की उम्र के लोग शामिल थे। यानी देश में आपकी लहर चल रही है। एक से बढ़कर एक नाम आप में शामिल हो रहे हैं। आपका कुनबा बढ़ता चला जा रहा है। मतलब साफ है कि आम चुनाव में भी कांग्रेस और बीजेपी की राहों में आपने रोरे अटकाने शुरू कर दिए हैं। नतीजा जो भी हो, संकेत तो यही है। हेमा बजेरी के साथ भास्कर सिंह, चैनल 1 न्यूज। तो वहीं इस मामले पर हमारे संवाददाता आसिफ ने बात की कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल से। आप अपना कुनबा बढ़ा रहा है, सभी लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं से निशाने पर कांग्रेस आपके भी है और बीजेपी के भी, क्योंकि बीजेपी के पीएम इन वेटिंग कहते हैं कि अब हालात बदलने वाला है, देश की स्थिति ठीक होने वाली है। तमाम मसलों पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल साहब हैं। सर, सीधे टारगेट चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, सबका टारगेट कांग्रेस होता है, ऐसा? इससे साबित होता है कि देश की सबसे बड़ी ताकत कांग्रेस पार्टी है, जिसको सबसे पहले ही लोग समझते हैं कि अगर हम उसके खिलाफ नहीं लड़ेंगे तो उनका कुछ बनेगा नहीं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हो, आप पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, उसका टारगेट हम ही होते हैं। बार बार से सर्वे कराए जा रहे हैं और सर्वे में ये दिखाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को बढ़त मिल रही है, उसका कुनबा भी बढ़ रहा है। उसको लेकर कभी कोई चिंतित किया आपको? देखिए, इसमें चिंता की बात करना या ये कहना कि इस पर पार्टी गौर नहीं कर रही है, गलत होगा। एक सिचुएशन डेवलप हो रही है देश के अंदर। दिल्ली के अंदर हमने नहीं माना था कि इतनी बड़ी ताकत बन करके उभरेगी। अगर आज हम इस पर चिंता नहीं करेंगे
तो मैं समझता हूँ गलती करेंगे। ये तो हम कह ही नहीं सकते कि हम चिंता नहीं कर रहे हैं। आपका नारा था कि आम आदमी के साथ कांग्रेस का हाथ, अब तो आम आदमी पार्टी के साथ नजर आता है। आपको नहीं लगता कि सिर्फ नारे रहे हैं, इसको अमल नहीं किया गया? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। आम आदमी के लिए हमने फूड बिल लेकर के आए, 82 करोड़ लोगों को उससे फायदा होता है। ये कैसे कह सकते हैं कि हम आम आदमी के साथ नहीं है? हमारा ही नारा था आम आदमी के साथ है कांग्रेस का हाथ, हमारा ही नारा था। उसी को उन्होंने कहना चाहिए कि नकल किया और आप पार्टी बनाई, आम आदमी पार्टी बनाई। तो हम समझते हैं कि कांग्रेस से प्रभावित होकर के हुए बगैर कोई पार्टी चलती भी नहीं है इस देश के अंदर। साफ तौर पे मीम अफजल साहब कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, लेकिन एक जवाब उन्होंने दिया कि कहीं ना कहीं से आम आदमी पार्टी को वो हल्के में नहीं ले रहे हैं और उसके लिए वो अपनी पार्टी में भी रणनीति बना रहे हैं। इसलिए साफ है कि आम आदमी पार्टी तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक सबब बनती जा रही है। कैमरामैन राजू और सहयोगी मुनीस के साथ आशिफ इकबाल, चैनल 1 दिल्ली। तो वहीं अंबिका सोनी का क्या कहना है इस मामले पर, चलिए वो जरा सुन लेते हैं। अब टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्या लिखा है, फलाने ने क्या लिखा है, ये आप पढ़ें, आप अपना मन इस पर बनाएं। कांग्रेस पार्टी ने अपने स्ट्रैटेजी पर, अपने मैकेनिज्म्स पर हम कुछ कह सकते हैं जब अप्रोप्रिएट टाइम होगा। पार्टी के कुछ पदाधिकारी तय कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, स्टेटों के लोग आ रहे हैं, प्रेसिडेंट्स एंड चीफ मिनिस्टर्स और CLP लीडर्स, उम्मीदवारों के नाम जो हो सकते हैं पोटेंशियल कैंडिडेट दिए जा रहे हैं, उनके बारे में जानकारी हासिल की जा रही है। कोशिश ये है कि जो जीतने वाला कांग्रेस का उम्मीदवार बन सकता है, जिसे ग्रास रूट का सपोर्ट है, राहुल जी यही चाहते हैं कि ऐसे लोगों को हम लाएं। तो वहीं मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हुए एक सर्वे के मुताबिक अगर आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ती है तो 44% लोग आपकी सरकार बनाते हुए देखना चाहते हैं। यानी कि वो चाहते हैं कि ये सरकार बने। साथ ही आपने भ्रष्टाचार दूर करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिसे लेकर हमारे संवाददाता अजितेश मिश्रा ने आम जनता से उनकी राय ली। आइए सुनते हैं क्या कहना है जनता का। सर्वे के मुताबिक अगर लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है तो लगभग मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, वहां पर लगभग 44% जो लोग हैं वो आम आदमी पार्टी को सरकार बनाते हुए देखना चाहते हैं और साथ ही चाहते हैं कि लगातार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है वो बढ़ता रहा है। इसके साथ ही साथ हम एक और बात करेंगे कि आम आदमी पार्टी द्वारा यानी कि दिल्ली सरकार द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। वो नंबर आखिर कितना कारगर है, हम सभी चीजों के लिए आम आदमी पार्टी की बात करने के लिए आम जनता के पास सीधे जाते हैं, उनसे पूछते हैं। सर, आपसे जानना चाहते हैं, एक सर्वे के मुताबिक मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो आम आदमी पार्टी का ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही साथ कल दिल्ली सरकार ने एक नंबर भी जारी किया था, तो सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं सर्वे के बारे में आपका क्या कहना है, ऐसा सच में है, आप क्या मानते हैं? बिल्कुल मैं भी मानता हूँ कि केजरीवाल जी को PM बनना चाहिए। देखो कुछ ना कुछ चेंज तो आया दिल्ली के अंदर जब से वो CM बने। अगर वो PM बने तो देश के अंदर कुछ ना कुछ चेंज जरूर आएगा, तो मुझे लगता है कि हाँ उनको PM बनना चाहिए। अच्छा, एक हम दूसरी बात भी करेंगे, एक नंबर के बारे में, भ्रष्टाचार निरोधी एक नंबर आम आदमी पार्टी ने यानी दिल्ली सरकार ने जारी किया है, वो नंबर कितना कारगर है, आपने उसको इस्तेमाल किया या फिर क्या आपको लगता है कि नंबर एक्टिवेट हो चुका है? क्या आपने कॉल किया उस पर? नंबर मैंने सेव करा है, अभी कॉल करा नहीं है मैंने उस पर। हाँ मुझे लगता है कुछ ना कुछ रोक तो लगेगी भ्रष्टाचार पे। हर किसी के दिमाग में, दिल पे डर रहेगा कि यार क्या पता है कॉल ना कर दे उस नंबर पे। बिल्कुल सीधे तौर पर काम ना करे, लेकिन अभी भले ही शुरुआत होने में टाइम लगे, लेकिन कम से कम डर लोगों के मन में जरूर आएगा। आपसे जानना चाहते हैं, एक सर्वे के मुताबिक आम आदमी पार्टी का ग्राफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज में यानी कि बड़े शहरों में लगातार बढ़ता दिख रहा है, आपका क्या मानना है इस बारे में? केजरीवाल जी को PM बनना चाहिए, क्योंकि उनको आए हुए सत्ता में भी 10 दिन भी नहीं हुए हैं और इतने चेंजेस आ चुके हैं, कुछ कहने की हद नहीं। तो हमारे हिसाब से तो केजरीवाल जी को PM बनना चाहिए और उन्हें इस चीज को बड़े पैमाने पे और जितने भी ये भ्रष्टाचारी हैं इन सबको जेल के अंदर करना चाहिए, ताकि हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसे भी पता चले कि ऐसा करने से क्या होता है और क्या नहीं होता। अरविंद केजरीवाल को भी लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वो देश में मुद्दे उठा रहे हैं, दिल्ली में जैसे मुद्दे उठाए हैं, ये दामनी रेप केस हुआ था उसका मुद्दा उन्होंने 2 साल पहले उठाया था, 1 साल पहले, और भी भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं, तो उससे देश में एक उम्मीद जगी है कि हाँ कोई नेता ऐसा है जो आम आदमी के मुद्दों को लेकर लड़ रहा है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है वो आने वाले दिनों में कितना बढ़ेगा ये भी देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन राजू चौहान के साथ अजितेश मिश्रा, चैनल 1 दिल्ली।
आम आदमी पार्टी से जुड़ने वालों की लिस्ट में एक और बड़ा नाम शामिल होने वाला है। जाने माने टीवी पत्रकार आशुतोष IBN 7 के मैनेजिंग एडिटर पद से इस्तीफा दे चुके हैं और जल्द ही आप से जुड़ेंगे। आम आदमी पार्टी का वर्चस्व लगातार बढ़ता जा रहा है। मशहूर डांसर मल्लिका साराभाई आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुकी है और अब आशुतोष भी आप में शामिल होने जा रहे हैं। खबरें यह भी है कि समाज सेवी मेधा पाटकर भी आम आदमी पार्टी की मुहिम में शामिल हो सकती है। तो वहीं आशुतोष ने ट्वीट करके भी इसका संकेत दिया है कि वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा आशुतोष अन्ना के आंदोलन पर किताब भी लिख चुके हैं। आशुतोष ने ट्वीट किया कि पत्रकारिता में मेरा जुनून, IBN 7 मेरे बच्चे। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मैं वो दिन याद करता हूं जब मैं पत्रकारिता में शामिल हुआ। उस वक्त सामाजिक बदलाव का दौर था। नेल्सन मंडेला ने बदलाव की शुरुआत की थी और अब फिर बदलाव का दौर शुरू हो चुका है और हर कोई बदलाव चाह रहा है। तो इस तरह से उन्होंने इसका ऐलान किया और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस बदलाव को बेहतरीन बनाने के लिए हम सभी को आगे आना चाहिए। आज से 8 साल पहले मैंने परिवर्तन किया था और अब एक बार फिर परिवर्तन करने जा रहा हूं। IBN 7 मेरा सब कुछ है, मेरा खून, मेरी अस्थि और मेरी आत्मा, मेरा शरीर और मैं। यानी कुल मिलाकर IBN 7 तो छोड़ दिया, लेकिन अपने जज्बातों को वो बयां करना नहीं भूले और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो जल्द ही आप पार्टी में शामिल हो जाएंगे, एक नया बदलाव लाना चाहते हैं। तो इन दिल्ली में आपका कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार आप में लोगों का जुड़ना जारी है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेता रीता बहुगुणा जोशी से हमारे संवाददाता आसिफ इकबाल ने उनकी राय जानी। आप कह रही है कि उसकी लहर है, आप में बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन क्या वाकई ये लहर है? क्या वाकई उनकी ये इस चीजों को वो अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रहे हैं? मैम, आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी जो दिल्ली की पार्टी है वो अचानक देश में भी सक्रिय भूमिका निभाएगी? दिल्ली देश की राजधानी है और इस यहाँ के प्रदेश में उन्होंने अपनी सरकार बनाई है। उत्सुकता है, लोगों ने भांप रहे हैं, जांच रहे हैं। जो डिबेट्स और चर्चाएं टीवी पे पहले एक तरफा होती थी, अब उनमें कहीं ना कहीं अब एक आलोचनात्मक पहलू भी आना शुरू हो गया है। तो देखिए, मूल्यांकन होंगे, देखा जाएगा। अभी उत्सुकता कहूंगी मैं, लहर नहीं, पूरे देश में उत्सुकता है कि ये पार्टी क्या कर सकती है। तो देखिए, वक्त बताएगा। देश के सबसे बड़े राज्य की आप पार्टी के प्रमुख रही हैं, आपने सभी चीज़ों को बहुत नज़दीकी से देखा है। आपको लगता है कि कोई पार्टी एक प्रदेश की पार्टी हो और वो देश में भी उस तरीके की धमक बनाए, उस तरीके की पहुंच बनाए, आसान लगती है? धमक उतनी नहीं है, मैंने आपसे कहा। उत्सुकता है, लोग जानना चाहते हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक किस तरह से परफॉर्म करते हैं राष्ट्र के विभिन्न मुद्दों पे, इनकी सोच क्या है, इनकी विचारधारा क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रश्नों पर, या अर्थव्यवस्था के प्रश्नों पर, ये सामाजिक विषयों पर ये क्या सोचते हैं, इनको अपना पूरा खाका जनता के सामने रखना पड़ेगा। और मैं समझती हूँ राजनीतिक दल 1-2 साल में नहीं, उनको बरसों लगते हैं एक फर्म होने में, मजबूत होने में। तो ये तो अब इनकी कार्रवाई पर निर्भर करेगा। राहुल जी के मुकाबले कोई नजर आता है मैम? मोदी जी थे, अब अरविंद केजरीवाल हैं। किसी से मुकाबला नहीं करते हैं। राहुल जी हमारे नेता हैं, राहुल जी देश के स्थापित नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं और इसलिए हम उनका मुकाबला किसी से नहीं करते। शुक्रिया मैम। साफ तौर पे रीता जी कह रही हैं कि राहुल जी का मुकाबला किसी से नहीं है और देश में कोई लहर नहीं बल्कि उत्सुकता है, लोगों में उत्सुकता है, जानना चाहते हैं कि आखिर ये नई पार्टी क्या करना चाहती है। मतलब साफ है कि राजनीति में आए हैं तो बहुत सारी परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। कैमरामैन प्रदीप और सहयोगी मुनीस के साथ आसिफ इकबाल, चैनल 1 दिल्ली। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बनने से पहले सरकार ने कई वादे किए थे, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि सरकार अपने वादे भूलती जा रही है। इसी मुद्दे पर चैनल 1 के संवाददाता अजितेश ने बीजेपी नेता विजय गोयल से बात की। राजघाट पर कल भारतीय जनता पार्टी का एक धरना होने वाला है, जिसमें वो आम आदमी पार्टी को उनकी कुछ शपथ और कस्में याद दिलाएंगे जो उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद ली थी। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष विजय गोयल जी। सर, आपसे जानना चाहते हैं कल कौन कौन सी वो शपथ और कस्में होंगी जो शायद आम आदमी पार्टी भूल चुकी है और आप उनको याद दिलाएंगे?
देखिए, आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आई थी। अन्ना हजारे का आंदोलन भी भ्रष्टाचार के ऊपर था। जन लोकपाल अभियान भी इसलिए आया था क्योंकि भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मुद्दा था। और अभी क्योंकि इन्होंने बच्चों की कसम खा के कहा था कि हम ये भ्रष्ट कांग्रेस पार्टी का समर्थन नहीं लेंगे, परंतु उन्होंने उनका समर्थन ले लिया है। इसलिए आज उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की जांच, किसी भी प्रकार के आरोप और किसी भी प्रकार के एक्शन करने को वो तैयार नहीं है। तो भ्रष्टाचार से उन्होंने समझौता कर लिया है। इसी तरीके से राजघाट पर उन्होंने शपथ ली थी कि हम दिल्ली की समस्याओं को हल करेंगे, भ्रष्टाचार, महंगाई को दूर करेंगे। उनके समय में सबसे ज्यादा महंगाई हो रही है जी। पेट्रोल, डीजल, पीएनजी, सीएनजी के दाम बढ़ गए, 10% दाम पानी के बढ़ गए और गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ गए। तो यहां पर ये हो गया। उसी तरीके से पानी, बिजली, दूसरे वायदे थे, वे सिर्फ टोकन मात्र हैं। उनका उद्देश्य दिल्ली की जनता की समस्याओं को हल करना नहीं है। वे एक्सपोज हो रहे हैं, इसलिए उनकी नीयत ठीक नहीं है। और राजघाट पर जो उन्होंने कस्में खाई थी, उनको याद दिलाने के लिए कल बीजेपी राजघाट पर बड़ा धरना करने जा रही है। सर, 8 बड़े शहरों में एक सर्वे आया है जिसमें 44% लोग चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव लड़े और सत्ता में भी आए। मैं समझता हूं कि आज भी उन्होंने तो ये कहा था कि वो दिल्ली के अंदर भी सबसे 47 सीटें लेकर आएंगे, सबसे ज्यादा प्रतिशत वोट उनका होगा जी। किंतु आप ये देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, सबसे ज्यादा सीटें हमारी आई, सबसे ज्यादा प्रतिशत वोट हमको आया। तो मैं समझता हूं देश के अंदर भी आज लोग श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। उसके लिए एनडीए की सरकार बनेगी, क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं जी। और लोगों को लगता है मोदी जी के पास एक विजन है, एक विल पावर है, जिसके द्वारा वो देश की, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे महंगाई हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, इन समस्याओं से वो लड़ सकते हैं और उनको सुलझा सकते हैं। आखिरी सवाल, लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी कितना मुकाबले में मानते हैं? मैं समझता हूं कि जहां तक दिल्ली का प्रश्न है वहां वो मुकाबले के अंदर हैं, और इसलिए हम बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का एक ट्रेलर लोगों ने अब तक देख लिया है। इसके बाद वो और ज्यादा एक्सपोज होंगे। धन्यवाद सर। तो ये थे विजय गोयल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव के लिए चाहे जितना माना जाए, लोग कहते हैं कि आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं दिल्ली की ट्रेलर की बात कम हो जाएगी। हमारा वतन राजू चौहान के साथ जितेश मिश्रा, चैनल 1 दिल्ली। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अब आप वापस आए हैं तो अब इस समय बहुत सारे चेहरे हैं, तो कैसे लगता है आपको 2014 का चुनाव अब नजदीक है, कैसे आप भारतीय जनता पार्टी को फिर से स्थापित करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर? खासतौर 2014 लोकसभा का चुनाव देश की राजनीति में बड़ा भारी टर्निंग पॉइंट बनने जा रहा है। 2014 के चुनाव के बाद देश की राजनीति की दिशा बदलेगी, इसकी दशा भी बदलेगी। एक नए प्रकार की राजनीतिक क्रांति होगी, सामाजिक क्रांति होगी और आर्थिक क्रांति भी होगी। और इस नाते से भारतीय जनता पार्टी को अपनी बहुमत की सरकार बनाने के लिए एड़ी चोटी का पसीना एक करना पड़ेगा, और वैसी परिश्रम भाजपा के सभी कार्यकर्ता कर भी रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस पार्टी की बात करें, हर कोई अल्पसंख्यक का एक तबका लगाता है और उसके आगे फिर वो लोग जो भी उनकी जो मंशा है वो इस समय है कि मुसलमानों को खुश करना है। कल्याण सिंह जी जो हैं, अगर बात करें, वो हिंदूवादी राजनीति नहीं करना चाह रहे, लेकिन हिंदुओं के पक्ष में रहना चाहते हैं। तो कहीं माना जाए कि क्या हिंदू जो है इस देश में कहीं ना कहीं अलग थलग पड़ गए, उसके लिए कोई नहीं खड़ा होना चाहता? ये जो बहुत ही गंदी राजनीति पैदा हो गई है, वोटों की खातिर तुष्टीकरण वाली नीति। कांग्रेस भी मुस्लिम तुष्टीकरण, सपा भी मुस्लिम तुष्टीकरण, बसपा भी मुस्लिम तुष्टीकरण। जैसे कि मान लो कि यहाँ का हिंदू 2वें दर्जे का नागरिक बना के रख दिया है, और इसी के कारण से देश की समस्याएं खड़ी हो रही हैं, इसी के कारण से वैमनस्य पैदा हो रहा है, और इसी के कारण से दंगे भी हो रहे हैं। देखिए खास बात, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के साथ इस रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से दिल्ली नगर निगम के मेयर मिलना चाहते हैं, मगर शायद उनके पास इस काम के लिए वक्त नहीं है, ऐसा कहना है पूर्वी दिल्ली के महापौर राम नारायण दुबे का। इसी मसले पर बात की हमारे संवाददाता मुकेश ने राम नारायण दुबे से। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास अरविंद केजरीवाल से मिलने का समय नहीं है, और अरविंद केजरीवाल के पास दिल्ली के निगम मेयरों से मिलने का समय नहीं है। जी हाँ,
ईस्ट, नॉर्थ और साउथ तीनों एमसीडी के महापौर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलना चाहते हैं, उनसे बातें शेयर करना चाहते हैं। बातचीत करते हैं ईस्ट एमसीडी के महापौर रामनारायण दुबे जी हमारे साथ हैं। दुबे जी, किस तरह की समस्या है और ये पत्र वाली बात है, क्या है पूरा? ये देखिए, हमारे यहाँ सभी कोई पत्र हमने भेजा नहीं, लेकिन मेरे जानकारी में आया है कि साउथ और नॉर्थ एमसीडी ने पत्र भेजा है, लेकिन शायद उन्होंने अभी समय दिया नहीं है। मैं आग्रह करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से कि हमें समय दें तीनों निगम को। और इससे पूर्व जो हमारी मुख्यमंत्री थी माननीय शीला दीक्षित जी, तो तीनों निगम को बुलाती थी और तीनों महापौर, सदन के नेता, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, और सारी जो समस्या थी तीनों निगम का अलग अलग, तो वो सबकी बात सुन के और जो भी संभव हो सकता था वो हमारा समाधान करती थी। आप भी उनसे मिलना चाहते हैं। इस निगम छोटा निगम है लेकिन समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या उस तरह की कोई बात है या कोई फाइनेंशियल है, उसके लिए आप ये प्रोटोकॉल के तहत सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात आप लोग करना चाहते हैं? तो औपचारिक तो होता ही है, वो मुख्यमंत्री बने, उनको मेरी बधाई, बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं। और मैं चाहता हूं कि परमपिता परमेश्वर जो है उनको इतनी शक्ति दें कि दिल्ली में विकास हो और जो दिल्ली की जनता के साथ वादा किया है वो पूरा करें। हाँ, अपनी उम्मीदों पर खरे उतरे। तो एक तो ये विषय है। दूसरा जो है हमारा फाइनेंशियल पोजीशन होती है जी। फाइनेंशियल के बारे में हम कहना चाहते हैं कि जहाँ पर हमें फाइनेंस की कमी आ रही वहाँ पर हमारी मदद करें, फाइनेंस दें, ताकि ईस्ट दिल्ली का विकास जोरों से हो और जितनी कमी है वो पूरा हो सके। लेकिन जिस तरह से समय नहीं दिया जा रहा, बात चाहे नॉर्थ एमसीडी की हो चाहे साउथ एमसीडी की हो, तो लगता नहीं कि छोटी एजेंसी है, सिविक एजेंसी दिल्ली नगर निगम, हल्के में इसको कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ले रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा वो हल्के में लेंगे, क्योंकि वो भी अभी नए मुख्यमंत्री बने, हो सकता समय ना हो। मैं जो बिजी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो हमें पूरा कोऑपरेट करेंगे और हम लोग भी पूरा कोऑपरेट करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। सरकार वो चला रहे हैं और उनका एक निगम जो है उनका भाग है दिल्ली गवर्नमेंट का, तो निश्चित तौर पर हमें समय देंगे। मुझे उम्मीद है कि 1-2 दिन में समय मिल जाएगा और हम लोग उनसे मिलके जो भी मेरी प्रॉब्लम है लिख के लेके जाएंगे, उनके सामने रखेंगे और उसका समाधान। उम्मीदें बिल्कुल बरकरार है। निगम नेताओं को उम्मीद है कि केजरीवाल जब अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालेंगे तो कहीं ना कहीं निगम की समस्याओं की ओर भी ध्यान देंगे और इसके साथ साथ निगम के साथ कदमताल मिलाते हुए दिल्ली के विकास में अपना भी योगदान देंगे। कैमरामैन राजू चौहान के साथ मुकेश गुप्ता, चैनल 1 न्यूज, दिल्ली। पूर्वी दिल्ली का नगर निगम का बजट इस सत्र के लिए तैयार है और इसी मामले पर बात की हमारे संवाददाता मुकेश ने स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष संजय सुरजन से। साल 2014-2015 के लिए ईस्ट एमसीडी ने भी अपना बजट बना लिया है। बातचीत के लिए स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन संजय सुरजन हमारे साथ हैं। और संजय जी, बजट में एक टैक्स की मार भी रखी गई है, हाउस टैक्स कहीं ना कहीं बढ़ाए जाने की बात की जा रही है, क्या रहेगा निगम का कदम? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट राय है क्योंकि दिल्ली की जनता पहले ही महंगाई से बुरी तरह त्रस्त है, तो कोई भी, क्योंकि कमिश्नर ने नए टैक्स प्रपोज किए हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि दिल्ली की जनता पर कोई भी नया कर लगाने के पक्ष में हम लोग नहीं है। तो इसलिए कोई भी नया कर, हम अपने कर के जो नेट है, हमारा बेस है, उसको हम बढ़ाएंगे। जो हमारे पास 2.25 लाख प्रॉपर्टी से कर आता है उसको बढ़ा करके 4 लाख पे ले जाएं, 3 लाख पे ले जाएं, लेकिन जो ऑलरेडी हमारे को टैक्स दे रहे हैं उन पर नई पेनल्टी, उन पर टैक्स की बड़ी दर वो नई इम्पोज नहीं की जाए। बजट में बहुत सारी योजनाएं पुरानी देखी जा रही है। जी ऑटो की बात हो, गाजीपुर में बिजली बनाने की बात हो, तमाम तरह के जो हैं पुराने देखने को मिल रहे हैं। क्या लगता है, नई बोतल में पुरानी शराब है? देखिए, ये प्रोजेक्ट सारे ऐसे हैं कि कोई एक दिन के प्रोजेक्ट नहीं है, कई प्रोजेक्ट पीपीपी मोड के हैं। इसमें लॉस है इससे, और क्योंकि फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस जुड़ी होती हैं तो सारे डिपार्टमेंट से इसको पूरा करते करते थोड़ा समय लग जाता है। इसलिए प्रोजेक्ट हमारे शुरू हुए, लेकिन हम उसकी कंप्लायंस हमारी, मतलब हम उसको पूरा करने की दिशा में लगभग फाइनल स्टेज में लगभग सभी प्रोजेक्ट्स में आ चुके हैं। एक एमसीडी के लिए कहा जाता है कि आमदनी अठन्नी है, खर्चा रुपया है। आप लोग सरकार से हर बार पैसे की मांग करते हैं। जो ये नीचे की इकाई होती है, इसका बेसिक काम जो है कि प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होती हैं, ये लाभ कमाने वाली संस्थाएं नहीं होती हैं, ये जनता को सुविधाएं देने वाली चीज़ होती हैं। हम निगम के स्कूल फ्री चलाते हैं, हम निगम की अस्पताल फ्री चलाते हैं, तो कहीं भी हम लोगों के पास इनसे हम आमदनी का कोई वो नहीं होता। तो इसलिए निश्चित तौर पर ये तो केंद्र सरकार पंचवर्षीय योजना जो टैक्स के रूप में सरकारों पर पैसा जाता है वो इन्हीं योजनाओं पर खर्च होने के लिए होता है। तो इसलिए कोई मांगने वाले ऐसा इशू नहीं, क्योंकि जनता को सुविधाएं देनी है तो उसके लिए प्लान हेड में हमें पैसा मिलना भी चाहिए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कितनी उम्मीदें हैं? पहले आप लोगों के एलिगेशन रहे हैं शीला को लेकर, लेकिन नए सीएम है, इनसे कितनी उम्मीदें आप लोगों? देखिए, अभी चीज़ें शुरू हुई हैं, पता लगने दीजिए, धीरे धीरे
जैसे समय खुलेगा हम तो कहते हैं कि जो भी सरकार आई है जनता के हित का काम करे, अगर वो सरकार जनता के हित में काम करती है तो उनका सहयोग करने के लिए तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये संजय सृजन जी साफ तौर पर कहते हैं कि यमुना पार में विकास की बयार यूं ही बहती रहेगी, फिर चाहे इसके लिए कुछ नई योजना बनानी पड़े या फिर पुरानी योजनाओं को नए सांचे में ढालना पड़े। कैमरामैन राजू चौहान के साथ मुकेश गुप्ता, चैनल 1 न्यूज, दिल्ली। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। तो इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। अब आप वापस आए हैं तो अब इस समय बहुत सारे चेहरे हैं, तो कैसे लगता है आपको 2014 का चुनाव अब नजदीक है, कैसे आप भारतीय जनता पार्टी को फिर से स्थापित करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर? खासतौर 2014 लोकसभा का चुनाव देश की राजनीति में बड़ा भारी टर्निंग पॉइंट बनने जा रहा है। 2014 के चुनाव के बाद देश की राजनीति की दिशा बदलेगी, इसकी दशा भी बदलेगी। एक नए प्रकार की राजनीतिक क्रांति होगी, सामाजिक क्रांति होगी और आर्थिक क्रांति भी होगी।